नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस एक ही वीडियो के अंदर पूरा का पूरा खिलजी वंश आज हम पढ़ा देंगे आपको। ऐसा भी नहीं है कि ओवरव्यू मैं आपको केवल बताऊंगा, नहीं, पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा ताकि कोई भी परीक्षा आ जाए, उसमें कोई भी प्रश्न पूछे जाए आपसे खिलजी वंश से, तो आप अच्छे से जवाब दे पाएँ। तो पूरा खिलजी वंश आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ध्यान से पढ़िएगा। दिल्ली सल्तनत का एक प्रमुख वंश है। इसमें मुख्य तौर पर तो तीन ही शासक हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक खिलजी। इसके अलावा दो अन्य शासक भी थे, अन्य सुल्तान भी थे, उनके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ओवरव्यू आपको इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए दिल्ली सल्तनत के अंदर कुल 5 वंश थे। दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक है। दिल्ली सल्तनत मतलब ऐसा साम्राज्य, ऐसे कई वंश जिन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाकर साम्राज्य स्थापित किया था, वो दिल्ली सल्तनत कहला रहे हैं। इसमें कुल 5 वंश थे। पहला गुलाम वंश आपने डिटेल में पढ़ लिया है, एक ही वीडियो के अंदर पूरा का पूरा गुलाम वंश मैंने आपको पढ़ा दिया है। और आज एक ही वीडियो में आपको पूरा का पूरा खिलजी वंश में आपको पढ़ा दूँ। इन पांचों वंशों में अगर आप तुलना करेंगे तो देखेंगे कि खिलजी वंश का जो टाइम पीरियड है सबसे छोटा है। मात्र 30 वर्षों तक इन्होंने रूल किया था। और सबसे बड़ा टाइम पीरियड तुगलक वंश का है, 94 वर्षों तक, 94 ईयर तक इन्होंने पूरा रूल किया था। शुरुआत के जो 4 वंश थे ये तुर्की थे, मूल रूप से तुर्की थे, लेकिन जो आखिरी वाला वंश था ये अफ़गान के थे, मूल रूप से अफ़गानी थे ये। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिल्ली सल्तनत का एक बेहतरीन और बहुत ही इम्पोर्टेंट वंश खिलजी वंश। टाइम पीरियड 1290 से 1320 तक। सबसे पहली बात तो आपको यही मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात आपको ये जानना चाहिए कि खिलजी वंश में जो पहले शासक हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। लेकिन इससे पहले मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने गुलाम वंश अच्छे से पढ़ लिया है, तो आपको पूरी कहानी एक साथ जोड़ने में आसानी होगी। ये तस्वीर है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। 70 वर्ष की आयु में ये सुल्तान बना था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बहुत बूढ़ा हो गया था, तब इसको जाकर गद्दी मिली थी। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जो खिलजी लोग थे इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ। अफ़गानिस्तान में एक क्षेत्र पड़ता है खल्ज क्षेत्र, वहीं पर ये रहते थे। लेकिन मूल रूप से ये वहाँ के नहीं थे, मूल रूप से ये तुर्की ही थे। तो मूल रूप से तुर्की के रहने वाले थे। ये आकर बसे हुए थे अफ़गानिस्तान में। मूल रूप से ये तुर्की के रहने वाले थे, ये आकर अफ़गानिस्तान के खल्ज क्षेत्र में बसे हुए थे। तो कहने का भाव ये है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के जो पूर्वज थे वो मूल रूप से तुर्की के ही रहने वाले थे, लेकिन आकर कहाँ बस गए थे? रोजगार की तलाश में अफ़गानिस्तान के आसपास क्षेत्र में आकर वो बस गए थे। ठीक है। और जो ये खल्ज क्षेत्र में रहने वाले खिलजी लोग थे, इन्होंने भारत की ओर मूव किया और इल्तुतमिश के टाइम पर ये भारत में आए थे। कहने का भाव ये है कि जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दादा परदादा रहे होंगे, ये दिल्ली सल्तनत के अधीन आकर इन्होंने कामकाज ढूंढा होगा और इन्हें काम मिला। तो जब काम मिला इन्हें, तो उस समय दिल्ली पर किसका रूल था? इल्तुतमिश का रूल था। मैं एक लिस्ट आपको फिर से बता दूं, हालांकि आपको मालूम ही है। इल्तुतमिश देख लीजिए, ये इल्तुतमिश है, बहुत महत्वपूर्ण इसका साम्राज्य आपने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। तो इल्तुतमिश का जब टाइम पीरियड चल रहा था, अर्थात जब ये दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश था, तो उस दौरान खल्ज क्षेत्र से ये खिलजी लोग भारत में आए थे। ठीक है। और उसके बाद 2 नाम आप याद रखिए, मलिक फ़िरोज, जो आगे चलकर जलालुद्दीन फ़िरोज खिलजी जाना जाएगा। तो मलिक फ़िरोज और इसका भाई शिहाबुद्दीन, इन्होंने बलबन के टाइम पीरियड में अपना काम काज शुरू किया है। ठीक है, ये लिस्ट आपको मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, गयासुद्दीन बलबन, बलबन का जब टाइम पीरियड आया तब इनका जन्म हुआ था। मलिक फ़िरोज और शिहाबुद्दीन, तब ये बलबन की सेवा में लग गए थे, बलबन के अधीन ये काम करते थे। इनके पूर्वज तो इल्तुतमिश के ही टाइम पीरियड पर ये काम करना शुरू कर दिया था। मतलब इनके जो पूर्वज थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दादा परदादा, वो इल्तुतमिश के ही टाइम पीरियड पर भारत आ गए थे। तो धीरे धीरे टाइम बीतता गया और सुल्तानों का जो क्रम था वो बदलता गया।
और इसके अलावा मलिक फ़िरोज़ और शिहाबुद्दीन नामक दो खिलजी थे, दो खिलजी बंधु थे। ये बलबन के टाइम पीरियड पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। समझ में आ गया होगा आपको। बहुत टैलेंटेड था मलिक फ़िरोज़। मलिक फ़िरोज़ बहुत ही टैलेंटेड था। तो मलिक फ़िरोज़ बलबन के समय में सर जानदार के पद पर आ गया था। सर जानदार का मतलब ये है कि दरबार में एक ऐसा पद हुआ करता था जो मतलब शाही बॉडीगार्ड होते थे ना, सुल्तान के जो अंगरक्षक होते थे, उनका एक अधिकारी, उन सब का अधिकारी हुआ करता था सर जानदार। तो ये पद पर आ गया था मलिक फ़िरोज़ और धीरे धीरे अपनी काबिलियत के बदौलत ये समाना का गवर्नर बना दिया था इसे। समाना का इसे सूबेदार बना दिया गया था। समाना पंजाब वाले क्षेत्र में एक क्षेत्र पड़ता है, तो वहाँ का सूबेदार बना दिया गया था मलिक फ़िरोज़ को। और शिहाबुद्दीन की मृत्यु हो गई थी। शिहाबुद्दीन की मृत्यु हो गई थी। शिहाबुद्दीन ये वही है जिसका पुत्र अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी आगे पढ़ेंगे ना आप, तो वो शिहाबुद्दीन का ही पुत्र था। ठीक है। अब जब कैकुबाद का टाइम पीरियड आया, ये देख लीजिए कैकुबाद, गुलाम वंश में ये मोइजुद्दीन कैकुबाद है ना, इसका जब टाइम पीरियड आया तो जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी का बहुत विकास हुआ। शाइस्ता खां की उपाधि दी थी कैकुबाद ने। कैकुबाद ने जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी को, या कहा जाए मलिक फ़िरोज़ को, शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। और उसने इसे बरन का गवर्नर या बरन का सूबेदार बना दिया था। कैकुबाद ने जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी को बरन, जिसे आज बुलंदशहर कहा जाता है, बुलंदशहर का सूबेदार बना दिया था। लेकिन आप सभी को मालूम होगा, अगर आपने डिटेल में पढ़ा है, कैकुबाद छोटी ही उम्र में सुल्तान बना था, अय्याशी में लग गया था, दारू शराब मतलब नशीले पदार्थों का सेवन करना शुरू कर दिया था। तो उसे छोटी ही उम्र में लकवा मार गया था। उसे छोटी ही उम्र में लकवा मार गया था। उसके बाद उसका पुत्र क्यूमर्स, ये बहुत ही छोटा था, 3 वर्ष की आयु का था, तो इसको सुल्तान बनाया गया। लेकिन संरक्षक कौन बना? मलिक फ़िरोज़, जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी ही बना था। तो क्यूमर्स की हत्या कर दी, जो मात्र 3 वर्ष की आयु का था। हत्या किसने की? जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी ने की। और इसके अलावा कैकुबाद, जिसको लकवा मार गया था, एक दिन रात को इसको चद्दर में लपेटकर यमुना नदी में फेंक दिया जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी ने। तो उसके बाद जो गुलाम वंश था ये पूरा समाप्त हो गया। अब आ गया खिलजी वंश। तो आपको समझ में आया? जो आखिरी के 2 शासक थे गुलाम वंश के, उनको समाप्त किया जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी ने और ख़ुद सुल्तान बन गया। एक नए वंश की शुरुआत की, खिलजी वंश, जो 1290 से 1320 ईस्वी तक चलेगा। तो पहला सुल्तान बनता है खिलजी वंश का जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी। टाइम पीरियड 1290 से 1296 ईस्वी तक रहता है। ये मैप देख लीजिए, जो मैप है, इतना साम्राज्य उसने फैलाया था। आगे साम्राज्य फैलाने वाला मुख्य शासक तो अलाउद्दीन खिलजी ही होगा। अलाउद्दीन खिलजी से पहले जितने भी सुल्तान आए ना, चाहे वो गुलाम वंश में हो, चाहे खिलजी वंश का जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी हो, ये सभी मोहम्मद गौरी का जो साम्राज्य था उसी को संभाल पा रहे थे, उसी को संभाल रहे थे और विस्तार नहीं कर पा रहे थे कुछ खास। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का जब टाइम पीरियड आएगा, इसने बहुत विस्तार किया। ये दक्षिण तक पहुंच गया था। अभी सब मैं बताऊंगा इसके अभियानों के बारे में, तो आपको मज़ा आने वाला है। तो फ़िलहाल ये देखिए कि जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी 1290 पे गद्दी पर बैठ गया है। जब 1290 पे ये गद्दी में बैठा था तो ये 70 वर्ष की आयु का था। 70 वर्ष की आयु में ये सुल्तान बना था। ये मुसलमानों के प्रति बहुत ही दयालु था, लेकिन हिंदुओं के प्रति उतना ही ये कठोर था। हिंदुओं के प्रति उतना ही कठोर था, लेकिन मुसलमानों के प्रति बहुत दयालु था। सबको माफ़ कर दिया करता था। कोई कुछ गलती करता था तो सबको माफ़ कर दिया करता था। किसी को कोई दंड नहीं देता था अगर वो मुसलमान है। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको मालूम है कि जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी ने गुलाम वंश को समाप्त करके गद्दी पर बैठा था, इसलिए इसे डर था कहीं जो गुलाम वंश के जो सुल्तानों के जो वफ़ादार हैं वो विरोध ना कर दें, इसको गद्दी से ना हटा दें, इसको मार ना दें। तो इसलिए अपने शासन के शुरुआत का जो 1 वर्ष था 1290 से लेकर 1291 ईस्वी तक, ये किलो खरी महल में रहा। ये किलो खरी महल जो है ना, ये वही है जो कैकुबाद ने बनवाया था अपनी अय्यासी के लिए।
कैकुबाद, अभी आपको बताया ना कैकुबाद, कैकुबाद ने अपनी अय्यासी के लिए बनाया था। उसी महल में 1 वर्ष तक ये रहा, ताकि सबके दिमाग में एक बार ये बैठ जाए कि हाँ अब दिल्ली का सुल्तान जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी बन गया है, सब एक्सेप्ट कर लें। तो उस डर से ये 1 वर्ष किलोखरी महल में ये इसने शासन किया। जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी की ख़ास बात ये थी कि इसने जो पुराने जो तुर्क अमीर थे, मतलब जो पुराने बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे हुए अमीर लोग थे, उनको पद पर रहने दिया। मतलब आमतौर पर होता क्या है कि जब नया सुल्तान आता है तो वो अपने विश्वास पात्रों को ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठाता है, लेकिन जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी ने ऐसा नहीं किया। जो पहले से ऊंचे पदों पर बैठे हुए तुर्क अमीर हैं उनको अपने पद पर बना रहने दिया। ये चाहता था ताकि कोई विरोध ना हो, सब शांति से हो जाए, लेकिन ये इसकी भूल थी। उदाहरण के तौर पर मलिक छज्जू जो बलबन का भतीजा था, वो कड़ा मानिकपुर का सूबेदार हुआ करता था। कड़ा मानिकपुर ये जगह उत्तर प्रदेश में पड़ती है, तो वहाँ का सूबेदार हुआ करता था मलिक छज्जू। उसको वहीं का सूबेदार रहने दिया, उसको हटाया नहीं। और दूसरा एग्जांपल बताऊँ मैं आपको, दिल्ली का कोतवाल इससे पहले फ़खरुद्दीन था, लेकिन जब ये सुल्तान बना ना जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी, तो इसने फ़खरुद्दीन को ही दिल्ली का कोतवाल बना रहने दिया। तो ये 2 एग्जांपल से आप समझ पा रहे हैं कि जो पुराने तुर्क अमीर थे उनको उसने पद पर बना रहने दिया। ये 3 पुत्र जो ऑफिशियली रिकॉर्ड में हैं, अरकाली खां, खाने खाना, कद्र खां, ये जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के पुत्र थे। इसके अलावा अन्य पुत्र भी होंगे, लेकिन रिकॉर्ड में यही है। ऑफिशियली ये 3 नामों का जिक्र होता है, तो ये अब याद रख लीजिए, अभी आगे काम आने वाला है। अरकाली खां, खाने खाना और कद्र खां। अरकाली खां, खाने खाना, कद्र खां, याद हो गए। अब देखिए, मलिक छज्जू जो कड़ा मानिकपुर का सुल्तान हुआ करता था या सूबेदार हुआ करता था, उसने विद्रोह कर दिया। विद्रोह तो करना स्वाभाविक था, क्योंकि वो बलबन का भतीजा था। बलबन का भतीजा होने के नाते उसे यह स्वीकार नहीं हुआ कि जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी कैसे सुल्तान बन गया। सुल्तान तो वो खुद बनेगा ना। उसका ये कहना था कि सुल्तान बनने पर मेरा हक है, जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी क्यों बन गया। तो उसने विद्रोह कर दिया, और आसपास के जो सूबेदार हुआ करते थे वो भी इसको चढ़ा दिए कि हाँ असली सुल्तान के हकदार तो तुम हो, तुम्हारे ही तो फैमिली मेंबर पहले सुल्तान हुआ करते थे, अभी नया वंश आ गया, ये कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो तुम, बैठे हो हाथ पे हाथ धरे। तो होना क्या था, जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के खिलाफ इसने विद्रोह कर दिया। मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया। ये याद रखिए, कड़ा मानिकपुर का ये सुल्तान हुआ करता था, या कहा जाए सूबेदार हुआ करता था। कड़ा मानिकपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। एक तरफ कड़ा है और दूसरी तरफ मानिकपुर है, और बीच में नदी बहती है, बीच में ये यमुना नदी बहती है। ठीक है। और जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी का पुत्र अरकाली खां ने मलिक छज्जू को हराया और बंदी बना लिया, इसके विद्रोह को समाप्त किया। तभी मैंने कहा था इनके पुत्रों का नाम याद रखो, जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के पुत्रों का आप नाम याद रखिए। अरकाली खां जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी का पुत्र था। अरकाली खां जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी का पुत्र था। इसने ही मलिक छज्जू को हराया था, उसको बंदी बनाया, उसके विद्रोह को समाप्त किया। अब इसको बंदी बनाकर जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के सामने पेश किया गया। किसको? मलिक छज्जू को। मलिक छज्जू को बंदी बनाकर जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के सामने पेश किया गया। होना क्या था, वही जो आपको मालूम ही है, जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी ने उसे माफ़ कर दिया, उसको डिनर पे बुलाया, उसकी तारीफ़ की। अरे वाह, तुम्हारे जो पूर्वज थे, तुम्हारे जो फैमिली मेम्बर थे, वो तो सुल्तान रह चुके हैं, मैं एक सुल्तान के साथ डिनर कर रहा हूँ। एक तरीके से उसकी प्रशंसा की, उसको माफ़ भी कर दिया। अब कड़ा मानिकपुर का जो सूबेदारी थी, अब किसी न किसी को देनी थी, ये पद खाली हो गया था, तो इसने अपने भतीजे को दे दी, अलाउद्दीन खिलजी को दे दी। अलाउद्दीन खिलजी इसका भतीजा था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी इसका भतीजा था, तो अपने भतीजे को कड़ा मानिकपुर का इसने सुल्तान बना दिया, सूबेदार बना दिया। अब भले ही ये मुसलमानों को माफ़ कर दिया करता था, लेकिन सीदी मौला को इसने माफ़ नहीं किया। सीदी मौला इसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था। जब ये बात इसको मालूम पड़ी
तो इसने हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया सीधी मौला को। सीधी मौला को क्या किया? हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया था। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, परीक्षाओं में पूछा जाने वाला, कि जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी ने ईरान के धार्मिक फ़कीर सीधी मौला को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया था। समझ में आ गया होगा आपको। मंगोलों का आक्रमण इसके टाइम पीरियड पर भी हुआ था। दिल्ली सल्तनत आप पढ़ रहे हैं तो मंगोलों को नहीं समझेंगे तो अधूरी बात रह जाती है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के लगभग कोई एक अद्धा ऐसा सुल्तान रहा होगा जिसके टाइम पीरियड पर मंगोलों ने उन्हें तंग नहीं किया, लेकिन मंगोलों ने लगभग सबको तंग किया। मंगोल आक्रमण कर रहे थे, तो इसके टाइम पीरियड पर भी मंगोलों ने आक्रमण किया। और मंगोल आक्रमण कहाँ करते थे? ये जो उत्तर पश्चिम वाला भाग है यहीं पर आक्रमण करते थे। तो इस बार जो मंगोलों का आक्रमण हुआ इसके टाइम पीरियड पर वो अब्दुल्ला और उलुग खां के नेतृत्व में हुआ। अब्दुल्ला ये हल्गू खां का पोता था और हल्गू खां चंगेज खां का ये पोता था। तो कहने का भाव ये है कि अब्दुल्ला और उलुग खां ये दोनों भाई थे, इनके नेतृत्व में आक्रमण हुआ। और इस आक्रमण को दबाने के लिए सुल्तान खुद गया। सुल्तान ने खुद मंगोलों से युद्ध किया और मंगोलों को हरा दिया। जब मंगोलों ने उत्तर पश्चिम वाले इलाके पे आक्रमण किया ना, तो यहीं का जो सूबेदार था वो अरकाली खां था। इसका पुत्र अरकाली खां, जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी का पुत्र अरकाली खां दीपालपुर, मुल्तान और समाना वाला जो क्षेत्र था ना, वहाँ का ये गवर्नर हुआ करता था। अब आपको मालूम है कि मुसलमानों को माफ़ कर दिया करता था जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी, तो ऐसा ही किया इसने। अब्दुल्ला को पकड़ तो लिया लेकिन उसे माफ़ कर दिया, उसे पुत्र का दर्जा दिया। उसे कहा पुत्र हो आप मेरे, ये सब क्या कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा आपको नहीं करना चाहिए। तो अब्दुल्ला को पुत्र का दर्जा दिया। और एक ग्रुप, जो मंगोलों का एक ग्रुप था जिसका नेतृत्व उलुग खां कर रहा था, अब्दुल्ला का भाई उलुग खां नेतृत्व कर रहा था, इसने परमिशन मांगी जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी से कि ये भारत में बसना चाहता है। तो उलुग खां अपने कई सैनिकों के साथ भारत में बस गया। उसने जो है मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। तो यही लोग नवीन मुसलमान कहलाए, न्यू मुस्लिम कहलाए, नवीन मुसलमान कहलाए यही लोग जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। इजाज़त जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी ने की थी, जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी ने दी थी। ठीक है, ये लोग ज़्यादातर जो लोग थे ना, ये दिल्ली के मंगोलपुरी जो इलाका है आज, वहाँ पर ये बसे हुए थे। और कई लोग बंगाल की साइड भी चले गए थे। अब देख लीजिए इसके अभियानों के बारे में। रणथंबोर अभियान इसने किया था लेकिन वो असफल रहा। राजस्थान में देख लीजिए रणथंबोर, इसके आसपास का जो क्षेत्र था, उस समय हमीर देव वहाँ के शासक थे। एक राजपूत शासक हमीर देव थे, इन्हीं की राजधानी हुआ करती थी रणथंबोर। ये किला देख पा रहे हैं, इसको जीतना एक बहुत ही टेढ़ी खीर था, बहुत मुश्किल था इसको जीतना। ये अभियान असफल रह गया, ये अभियान ये असफल हो गया था। उसके बाद आपने ये कहावत सुनी है ना, अंगूर खट्टे हैं। तो जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी का जब यह अभियान असफल हो गया तो उसने ये कहा कि मैं ऐसे हज़ारों किलो को अपने एक मुस्लिम सैनिक के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ, तो मैं किसी भी सैनिक को यहाँ पर मरने नहीं दूंगा और ये अभियान मैं हटाता हूँ, विड्रॉ करता हूँ। तो ये असफल हो गया था इसका अभियान। लेकिन हमीर देव के ही क्षेत्र में मंडावर और जैन पड़ता था, इस पर कब्जा कर लिया था जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी ने। मंडावर अभियान जब उसका चल रहा था ना, उसी दौरान जलालुद्दीन का जो पुत्र था खाने खाना, याद आ गया आपको, खाने खाना की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद देखिए अलाउद्दीन खिलजी का षड्यंत्र, हेडिंग है अलाउद्दीन खिलजी का षड्यंत्र। अलाउद्दीन खिलजी कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था, बनाया था जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी ने, है कि नहीं। जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी का ये भतीजा हुआ करता था, भतीजा तो। और जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी ने अपनी पुत्री का विवाह भी अलाउद्दीन खिलजी से कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी से बहुत खुश रहता था जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी, इसलिए अपनी पुत्री का विवाह भी इसने अलाउद्दीन खिलजी के साथ कर दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी एक पद से तो जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी का भतीजा था और दूसरे रिश्ते से ये दामाद भी था।
तो अलाउद्दीन खिलजी का शुरुआत का नाम अली गुरशप था। अली गुरशप इसका नाम था। कड़ा मानिकपुर का ये सूबेदार हुआ करता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो था ना, अपने आप को सुल्तान बनने की इच्छा रखता था, अपने आप को सुल्तान बनाना चाह रहा था, क्योंकि ये देख रहा था कि इसका जो चाचा है जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी, ये बहुत ही मतलब वीक हैं एक तरीके से, सबको माफ़ कर दे रहे हैं, ऐसे थोड़े सुल्तान रहते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो सोच थी ना जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के उल्टा थी। तो ये खुद अपने आप को सुल्तान बनाना चाह रहा था। और दूसरी तरफ जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी अलाउद्दीन खिलजी पर बहुत भरोसा करता था। जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी जो है ना, अलाउद्दीन खिलजी पर बहुत भरोसा करता था। अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था उसने इसके साथ है। तो 1293 की बात है। 1293 ईस्वी में मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र पड़ता है भीलसा। ये उस समय मालवा क्षेत्र था। मालवा का जो शासक उस समय थे ना, परमार वंश थे। मालवा के में एक परमार वंश, एक राजपूत वंश चल रहा था। तो 1293 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और बहुत भारी लूटपाट की। और जो सारी लूटपाट की थी ना, उसने जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी को भिजवा दी थी। और जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी और खुश हो गया था। जब अलाउद्दीन खिलजी मालवा पर ही था, मालवा क्षेत्र में ही था, तो इसे एक जानकारी मिलती है कि महाराष्ट्र के पास देवगिरी में एक जगह है, देवगिरी एक स्थान है जहाँ के शासक हैं ना रामचंद्र, यादव वंश के रामचंद्र शासक हैं वहाँ पर। वहाँ पे बहुत संपत्ति है। अगर वहाँ पर हमला किया जाए, वहाँ पर लूटपाट की जाए तो बहुत संपत्ति प्राप्त होगी, जिससे सुल्तान बनने की जो राह है वो आसान हो जाएगी। ये अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा। तो उसके बाद होना क्या था, देवगिरी पर आक्रमण कर दिया। और देवगिरी पर आक्रमण कब किया, 1296 ईस्वी में, 1296 में इसने देवगिरी पर आक्रमण कर दिया है। ये देखिए कड़ा मानिकपुर में है, ये इस रास्ते से आया है। ये देखिए रास्ते से होकर ये महाराष्ट्र के देवगिरी को लूटने के उद्देश्य से निकल दिया। 1296 में पहुंचा, मात्र 8000 घुड़सवारों के साथ गया। देवगिरी पर उस समय यादव वंश के शासक थे, उनका नाम था रामचंद्र। उनका नाम था रामचंद्र। रामचंद्र इस धोखे में रह गए कि अलाउद्दीन खिलजी व्यापार की करने की दृष्टि से आ रहा है, लेकिन 8000 घुड़सवारों के साथ इसने हमला कर दिया अचानक ही और बहुत भारी लूटपाट की। रामचंद्र को अपने अधीन कर लिया और रामचंद्र से ये संधि हो गई कि हर वर्ष टैक्स के रूप में कुछ पैसा अलाउद्दीन खिलजी को वो भेजा करेगा। ये याद रखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने जो देवगिरी पर आक्रमण किया है ना, जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी से पूछा नहीं है। आमतौर पर होता क्या है कि जो सुल्तान होता है ना, सुल्तान के अधीन जो सूबेदार हुआ करते हैं, सूबेदार कोई भी काम करने से पहले सुल्तान से पूछा करते थे। लेकिन इसने इतना बड़ा कदम उठा लिया, सुल्तान से नहीं पूछा था। और उस समय जो सुल्तान था वो ग्वालियर में था। जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी ग्वालियर में था। इतनी भारी लूटपाट करके ये आया। जब ये जानकारी जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी को मालूम पड़ती है तो वो बहुत नाराज़ हुआ। तो वो कड़ा की ओर रवाना हो गया। जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी दिल्ली से कड़ा की ओर रवाना हो गया अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए। तो वहीं पर एक षड्यंत्र रचा जाता है। धोखे से इसके भतीजे ने ही इसकी हत्या कर दी। इसके भतीजे ने जलालुद्दीन की हत्या कर दी थी। जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी की हतीजा जो है हत्या कर दी गई अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर में ही अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया था। हालांकि दिल्ली आकर उसने राज्याभिषेक किया, लेकिन सुल्तान इसने अपने आप को कड़ा मानिकपुर में ही घोषित कर दिया था। तो ये सफ़र समाप्त हो गया जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी का। अब हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी की ओर, जो कि अब सुल्तान बन चुका है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ आप पहले से जानते हैं। जैसे अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी का भतीजा था। इसके चाचा का नाम जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी था। आप ये सब जानते हैं। वैसे भी ये भी हमने आपको बता दिया, जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी ने अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन खिलजी के साथ कर दिया था। तो उसकी पुत्री का नाम मल्लिका जहाँ था। मैं आपको बता दूँ, जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी की पत्नी का नाम भी मल्लिका जहाँ है और इसकी पुत्री का नाम भी मल्लिका जहाँ है। अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम शहाबुद्दीन खिलजी है। शहाबुद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी ये दोनों भाई थे।
ये सब हमने आपको बता दिया। और अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अली गुरशप। अलाउद्दीन खिलजी ने कई उपाधियाँ धारण की थी। सबसे महत्वपूर्ण है सिकंदर सानी। सिकंदर सानी मतलब दूसरा सिकंदर, सिकंदर के जैसा एक दूसरा सिकंदर, इसने अपने आप को एक उपाधि अपनी धारण की थी, सिकंदर सानी। परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। इसके अलावा नासिर अमीर उल मोमिन की भी उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। इसके अलावा दो ऐसी उपाधियां थी जो अमीर खुसरो ने इसको दी थी। तो अमीर खुसरो ने इसको दो उपाधि दी थी, युग का विजेता और जनता का चरवाहा। तो युग का विजेता, जनता का चरवाहा, ये उपाधियां अलाउद्दीन खिलजी को अमीर खुसरो ने दी थी। सबसे बड़ा बदलाव देख लीजिए, ये मैप आप देख पा रहे हैं अच्छे से? ये मैप है, ये क्षेत्रफल जो फैलाया गया था जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के द्वारा फैलाया गया था। लेकिन वहीं पर ये बड़ा सा मैप देखिए, इतना बड़ा साम्राज्य फैलाने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। तो अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का सबसे महान, सबसे पावरफुल शासक था, सुल्तान था। इसने दक्षिण तक विजय हासिल कर ली थी। दक्षिण में अभी मैं आपको बताऊंगा कुछ राज्य जहां पर इसने विजय हासिल कर ली थी। हालांकि इसने अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था, लेकिन इन दक्षिण के इन राज्यों को विवश कर दिया था कि ये हर वर्ष एक टैक्स के रूप में पैसा भेजा करते थे दिल्ली। तो अधीनता स्वीकार कर ली थी दक्षिण ने अलाउद्दीन खिलजी की, लेकिन वहाँ का जो शासन है वहीं के शासक स्वतंत्र रूप से संभाल रहे थे। बस एक नाम मात्र की अधीनता को स्वीकार किया था उन्होंने दिल्ली की, और हर वर्ष टैक्स के रूप में कुछ पैसा, कुछ धन भेजा करते थे। तो ये साम्राज्य कैसे बढ़ाया, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। आपको ये जानना जरूरी है कि अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत में कौन कौन से अभियान किए, कहाँ कहाँ विजय हासिल की, और दक्षिण भारत में कहाँ कहाँ अभियान किए, कहाँ कहाँ विजय हासिल की, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये वाला मैप आप देख पा रहे हैं। ये मैप आप ध्यान से देखिए कि ये मैप आपको ये दर्शा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी का जब टाइम पीरियड चल रहा था तो उस समय उसके आसपास में कौन कौन से वंश थे, कौन कौन से राज्य थे, कौन कौन सा साम्राज्य था। ये दिल्ली सल्तनत जब उसको साम्राज्य ये संभालने के लिए मिला, अर्थात दिल्ली सल्तनत का जब वो सुल्तान बना, तो उसके पास में देखिए यहाँ पे गुजरात में एक राजपूत शासक थे, रायकर्ण वघेल। ऐसे ही परमार वंश यहाँ पे है। और यहाँ पे देख लीजिए देवगिरी के पास यादव वंश था, यादव वंश, जहाँ के शासक रामचंद्र थे, बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं पे काकतीय वंश है, यहाँ पे देख रहे हैं काकतीय वंश था। यहाँ पे होयसेल वंश है, ये वारंगल, ये साम्राज्य था, वारंगल क्षेत्र था। और ये होयसेल जो साम्राज्य आप देख रहे हैं ना, ये कर्नाटक वाले क्षेत्र में है। यहीं पे पांड्य साम्राज्य था। तो ये इसके आसपास मुख्य साम्राज्य थे, मुख्य वंश थे। इनको कैसे हराया ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। ये मैप आप एक देखिए कि अलाउद्दीन खिलजी के जो अभियान थे, जो उत्तर भारत में अभियान, दक्षिण भारत में अभियान कब कब किए थे, किस दिशा में किए थे, इस मैप की सहायता से आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो बहुत आनंद आने वाला है। सबसे पहले आप सभी जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी जब सुल्तान नहीं बना था, कड़ा मानिकपुर का, ये देखिए मैप में, ये कड़ा मानिकपुर का जब सूबेदार हुआ करता था, अर्थात दिल्ली में जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी जब सुल्तान हुआ करता था, इसका चाचा जब सुल्तान हुआ करता था, तो इसने अपने चाचा को बताए बिना 1296 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण कर दिया था। देवगिरी के वहाँ के जो शासक थे रामचंद्र थे, वो किस वंश से संबंधित थे? यादव वंश से संबंधित थे। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर लिया था और हर वर्ष टैक्स देने के लिए वो मान गए थे। इतना तो आप जानते हैं, 1296 में ये हुआ था। ठीक है, अब जब वो लूटपाट करके कड़ा जाता है तो जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी को मालूम पड़ता है, तो जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी कड़ा मानिकपुर उससे मिलने जाता है, जहाँ पर धोखे से जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी की हत्या कर दी जाती है। वो पूरा सीन किस प्रकार से जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी को बुलाया गया, क्या वार्तालाप हुई, किस तरीके से इसको मारा गया, उसके गले को काट कर पूरे कड़ा मानिकपुर में घुमाया गया, ये सारी कहानी बयां करती है पुस्तक तारीख़ फ़िरोज़ शाही। तारीख़ फ़िरोज़ शाही के लेखक बर्नी हैं, जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़ फ़िरोज़ शाही में इस पूरे घटनाक्रम का वर्णन किया हुआ है कि चाचा ने
भतीजे के पास कैसे गए, भतीजे ने अपने चाचा को कैसे मारा, ये पूरी कहानी बताई गई है। और वैसे भी हमने आपको जलालुद्दीन के पुत्रों के बारे में बताया था, उनका भी फिर काम आने वाला है। रुकनुद्दीन इब्राहिम, इसे कद्र खां के नाम से भी जाना जाता है, अरकाली खां और खाने खाना। खाने खाना तो मारा जा चुका था, आपको बताया था, ठीक है। और अरकाली खां जो आपका नॉर्थ वेस्ट वाला ये क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र है, दीपालपुर और आसपास का जो क्षेत्र है, वहाँ का ये सूबेदार हुआ करता था। ज्यों ही कड़ा मानिकपुर में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या हो जाती है, तो कड़ा मानिकपुर में ही अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता है। लेकिन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की जो पत्नी थी, जिसका नाम मलिका जहाँ था, उसकी पुत्री का नाम भी मलिका जहाँ था, कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की पत्नी का नाम मलिका जहाँ था, वो दिल्ली में थी। उसने दिल्ली में रहते हुए जब उसको ये खबर मिली कि उसके पति की मृत्यु हो गई है, तो उसने दिल्ली में ही अपने पुत्र कद्र खां या रुकनुद्दीन इब्राहिम को सुल्तान घोषित कर दिया। और रुकनुद्दीन इब्राहिम अरकाली खां से छोटा था, और ये जानकारी जब अरकाली खां को पता लगती है, ये नाराज़ हो जाता है। इन दोनों के बीच में विद्रोह हो जाता है। इनकी माता मलिका जहाँ, इब्राहिम और अरकाली खां के बीच में विद्रोह हो जाता है। और कड़ा मानिकपुर में इसने अपने आप को सुल्तान तो घोषित कर ही रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, और वो धीरे से दिल्ली की ओर रवाना हो जाता है। जितना भी उसने देवगिरी से लूटपाट की थी ना, वो रास्ते भर बांटता आता है, लोगों को बांटते आता है, सबका दिल जीतते आता है, ताकि उसका कोई विद्रोह ना करे। ज्यों ही दिल्ली पहुंचता है, वो अपने विद्रोहियों को समाप्त करता है और दिल्ली में राजगद्दी पर बैठ जाता है। दिल्ली में एक महल था, राजमहल, लाल महल जिसके कहते हैं। दिल्ली में एक लाल महल था जिसे बलबन ने बनवाया था, लाल महल को बलबन ने बनवाया था। वहाँ पे अपना राज्याभिषेक करता है। अपने आप को सुल्तान तो इसने कड़ा में ही घोषित किया था, लेकिन राज्याभिषेक कहाँ करवाया? लाल महल में करवाया, दिल्ली के लाल महल में ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का वो पहला सुल्तान था जिसने धर्म को अपनी राजनीति के आड़े नहीं आने दिया, अर्थात धर्म को इसने अपनी राजनीति से अलग रखा। मतलब होता नहीं कि जैसे मुस्लिम शासक हुआ करते थे तो धर्म के आधार पर अपना रूल चलाते थे, धर्म में जो नियम कानून लिखे हुए हैं उन हिसाब से अपना शासन चलाते थे। लेकिन इसने राजनीति जो शासन चलाया अपने हिसाब से चलाया, धर्म को आड़े नहीं आने दिया। ऐसा नहीं कि इसने इस्लाम धर्म को एक तरीके से दरकिनार रखा, नहीं, इस्लाम धर्म को बखूबी इसने निभाया, अपने धर्म को बखूबी निभाया, लेकिन राजनीति में उसको यूज़ नहीं होने दिया। तो धर्म और राजनीति को अलग रखकर साम्राज्य चलाने वाला सुल्तान दिल्ली का पहला अलाउद्दीन खिलजी था। तो अलाउद्दीन खिलजी के 4 खान थे जिन्होंने इसके साम्राज्य विस्तार में इसका बहुत साथ दिया। उन चारों का नाम आपको याद होना चाहिए: उलुग खां, जफ़र खां, नुसरत खां और अल्प खां। उलुग खां, नुसरत खां उत्तर भारत में जो अभियान होंगे इसमें इनका बहुत बड़ा रोल आएगा। जफ़र खां एक सबसे बहादुर, इनमें से सबसे बहादुर जफ़र खां था। अलाउद्दीन खिलजी खुद डरता था कि कहीं जफ़र खां उसको मार के अगला सुल्तान ना बन जाए, क्योंकि सुल्तान बनने के सारे जो खूबियाँ थी वो जफ़र खां में थी। जफ़र खां को युग का रुस्तम भी कहा गया है। जफ़र खां मंगोलों से लोहा लेते समय मारा गया था। तो जिस दिन जफ़र खां की मृत्यु हुई थी उस दिन अलाउद्दीन खिलजी ने चैन की सांस ली थी। भले ही जफ़र खां अलाउद्दीन खिलजी का एक बहुत ही वफ़ादार था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का जो डर था वो समाप्त हो गया जब जफ़र खां की मृत्यु हो गई मंगोलों से लड़ते हुए। अल्प खां, इन 4 खान में अल्प खां भी था। अल्प खां अलाउद्दीन खिलजी का समधी भी बन गया था, क्योंकि अल्प खां की 2 पुत्रियों ने अलाउद्दीन खिलजी के 2 पुत्रों के साथ विवाह कर लिया था, तो ये समधी बन गया था। तो आगे चलकर गुजरात को संभालने के लिए अल्प खां को सूबेदार बना दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। खैर, ये 4 खानों के बारे में आपको याद रखना है। एक और बहुत करीबी अलाउद्दीन खिलजी के शख्स आएगा, उसके बिना अलाउद्दीन खिलजी की कहानी समझो अधूरी है। उसका नाम है मलिक काफूर। मलिक काफूर वो आगे चलकर अभी ख़रीदा जाएगा, 1000 दिनार में अलाउद्दीन खिलजी उसे खरीदेगा।
उसने दक्षिण भारत में जो विजय हासिल की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, उसने बहुत साथ दिया था। तो अब हम पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान। अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों को मैंने 2 भागों में बांटा है ताकि आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ जाए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तर भारत के अभियान, अर्थात उत्तर भारत में जो विजय हासिल की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, कब कब कौन कौन सी विजय हासिल की थी वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे गुजरात विजय, रणथंभौर विजय, चित्तौड़ विजय, मालवा विजय, सीवान विजय, जालोर विजय कब कब हासिल की थी, वहाँ के शासक कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था, क्या निर्णय निकला था, क्या रिजल्ट आया था, वो सारी कहानी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। फिर उसके बाद दक्षिण भारत के अभियान हम अलग पढ़ेंगे। दक्षिण भारत के अभियान में देवगिरी विजय है। देवगिरी पर पहले से ही चढ़ाई कर दी थी 1296 में, लेकिन उसके बाद 1307 में की जाएगी, फिर 1313 में भी आक्रमण किया जाएगा, वो सारी कहानी हम पढ़ेंगे। उसके बाद वारंगल विजय, ये जहाँ पे काकतीय वंश के शासक थे, वारंगल विजय। उसके बाद होयसेल विजय, द्वार समुद्र कर्नाटक वाले क्षेत्र में होयसेल वंश था, वहाँ पर भी आक्रमण किया गया था, वहाँ पे भी विजय हासिल की गई थी। पांडे अभियान, पांडे अभियान, यहाँ पे पांडे वंश के शासक थे, वहाँ पर भी एक अभियान भेजा गया था। क्या हुआ था सारी कहानी हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ें, सबसे पहले उत्तर भारत के अभियान पढ़ते हैं तो आसानी से याद हो जाए। ताकि उत्तर भारत में सबसे पहला अभियान है गुजरात। गुजरात में जो अभियान था वो 1299 में था। देखिए, दिल्ली से 1299 ईस्वी में गुजरात में अभियान भेजा गया था, 1299 ईस्वी में। इस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था, ये सबसे महत्वपूर्ण है। उलुग खां और नुसरत खां, जो इसके 4 महत्वपूर्ण खान थे, उनमें से उलुग खां और नुसरत खां को गुजरात अभियान में भेजा था। गुजरात में कौन शासक थे, गुजरात के जो शासक थे कर्णदेव द्वितीय थे। इन्हें रायकर्ण वाघेल भी कहा जाता है। ये किस वंश से संबंधित थे, तो वाघेल वंश से संबंधित थे। तो गुजरात क्षेत्र के जो शासक थे कर्णदेव थे। इनकी पत्नी का नाम कमला देवी था, इनकी पुत्री का नाम देवल देवी था। ये इनकी पत्नी और पुत्री के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि महत्वपूर्ण है। कमला देवी की शादी अलाउद्दीन खिलजी से हो गई थी और देवल देवी की शादी अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र के साथ हो गई थी, खिज्र खां के साथ हो गई थी। जब दिल्ली से ये अभियान गया 1299 में, तो सोमनाथ, यहाँ पर देख लीजिए सोमनाथ मंदिर है, सोमनाथ मंदिर को यहाँ पे दूसरी बार लौटा गया। पहली बार आपने जब मोहम्मद गजनी के बारे में पढ़ा था तो आपने देखा तो मोहम्मद गजनी ने लूटपाट की थी सोमनाथ पर, और दूसरी बार इस अभियान के दौरान लूटा गया। अब जब यह आक्रमण हुआ, कर्णदेव गुजरात से चले गए देवगिरी में। देवगिरी में रामचंद्र जी हैं, यादव वंश के शासक रामचंद्र हैं, उनकी शरण में चले गए कर्णदेव, और इनकी पत्नी कमला देवी को बंदी बना लिया गया और दिल्ली ले जाया गया। ये इतनी सुंदर थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने इनको देखा और कमला देवी से शादी कर ली। मलिक काफूर को यहाँ से ख़रीदा गया था। मलिक काफूर को गुजरात से ही ख़रीदा गया था 1000 दिनार में। मलिक काफूर एक बहुत महत्वपूर्ण अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था, जिसे 1000 दिनार में ख़रीदा गया था गुजरात से। मलिक काफूर हिजड़ा था, मलिक काफूर एक हिजड़ा था जिसके अलाउद्दीन खिलजी के साथ दोस्ताना व्यवहार था। कई इतिहासकार बताते हैं कि इनका फिजिकल रिलेशन भी था, मलिक काफूर और अलाउद्दीन खिलजी का। खैर कुछ भी हो, ये परीक्षा में तो पूछा नहीं जाएगा, तो उससे हमें क्या लेना देना। अब मैंने आपको बताया कमला देवी को कैद कर लिया गया है और कर्णदेव द्वितीय और देवल देवी ये दोनों भागकर देवगिरी के राजा रामचंद्र की शरण में आ चुके हैं। तो ये गुजरात विजय हो गई। गुजरात में इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को अपने अधीन कर लिया। तो गुजरात विजय कंप्लीट हो गई। इसके बाद रणथंभौर विजय। रणथंभौर विजय 1301 ईस्वी में, ये अभियान दिल्ली से 1301 ईस्वी में गया। ये बहुत ही मुश्किल, रणथंभौर को जीतना बहुत मुश्किल था। रणथंभौर का किला आप देख रहे हैं, इसको जीतना बहुत ही मुश्किल था। इसके चाचा ने भी प्रयास किया था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, वो असफल रहा था, ये हमने आपको बता दिया। रणथंभौर के जो शासक थे हमीर देव थे।
चौहान वंश के शासक हैं हमीर देव। जो पृथ्वीराज चौहान है ना, इन्हीं की फैमिली में हमीर देव थे, इन्हीं के से संबंधित है, इन्हीं के परिवार से संबंधित हैं। इन्हीं के जो पृथ्वीराज चौहान है वो हमीर देव के ही पूर्वज थे। तो हमीर देव उस समय वहाँ के शासक थे। उलुग खां नुसरत खां के नेतृत्व में ये अभियान भेजा गया था। तो शुरुआत में जब उलुग खां नुसरत खां ने आक्रमण किया, हमीर देव ने उनका डटकर सामना किया और इनके आक्रमण को विफल कर दिया, और इसके साथ ही नुसरत खां की मृत्यु भी हो गई थी। ये नुसरत खान नाम से कंफ्यूज ना होइएगा, मैं क्लास में जब पढ़ाता हूँ कई स्टूडेंट सोचते हैं कि ये एक औरत थी, नहीं, ये भी पुरुष ही है। नुसरत खां भी एक मेल ही है। नुसरत खां की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी खुद इस अभियान पर आता है और पूरे किले को चारों तरफ से घेर लेता है, क्योंकि उसे मालूम पड़ गया था कि किले को जीतना बहुत मुश्किल है। अगर किले पर डायरेक्ट चढ़ाई हम करेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए उसने पूरे किले को घेर लिया, 7-8 महीने घेर के रखा। जब किले के अंदर खाने पीने की जो सामग्री है वो समाप्त हो गई तो युद्ध होना पड़ा, आमने सामने आना पड़ा हमीर देव को। तो यहाँ पे हमीर देव की मृत्यु हो जाती है। हमीर देव की जब मृत्यु हो जाती है तो हमीर देव की पत्नी और जितनी भी औरतें थी इस किले के अंदर, उन्होंने सामूहिक जौहर कर लिया। तो जौहर का पहला साक्ष्य यहीं से प्राप्त होता है। जौहर का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि जब भी राजपूत शासक की मृत्यु हो जाती थी तो राजपूत की जो पत्नियां थीं, जो पत्नी थी, उनके जो किले में स्त्रियां थीं, वो जौहर कर लेती थी, आग में कूदकर जौहर कर लेती थी। जैसे सती प्रथा आपने सुना होगा, उसी प्रकार का है। और रणथंभौर इस अभियान में अमीर खुसरो भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था। अमीर खुसरो भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, ये भी परीक्षा में पूछे जाना वाला फैक्ट है। तो रणथंभौर अभियान भी ख़त्म हो गया 1301 ईस्वी में। ये याद रखिए 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी का शासन है। उस दौरान कब कब क्या क्या घटना घट रही है सीरियल वाइज याद करते जाइए। इसके बाद चित्तौड़ अभियान। चित्तौड़ अभियान 1303 ईस्वी में, देख लीजिए मैप में 1303 ईस्वी में ये चित्तौड़ अभियान। चित्तौड़ अभियान बहुत फेमस है। आपने अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर एक फ़िल्म है पद्मावती, वो देखा होगा। रणबीर सिंह उसमें हीरो हैं। तो रणबीर सिंह और शाहिद कपूर की ये मूवी है, उसमें पूरी कहानी बताई गई है। अलाउद्दीन खिलजी, मलिक काफूर और चित्तौड़ के जो शासक थे राजा रत्न सिंह, सबकी कहानी आपने पढ़ी होगी। चित्तौड़ के उस समय जो शासक थे राजा रत्न सिंह थे, ये भी एक राजपूत ही शासक थे, गुहिला वंश से संबंधित थे। तो मेवाड़ इनका पूरा साम्राज्य मेवाड़ था। मेवाड़ की राजधानी ही हुआ करती थी चित्तौड़। राजा का नाम क्या है? रत्न सिंह। राजा का नाम क्या है? रत्न सिंह। शाहिद कपूर ने जिसका रोल किया हुआ है वो राजा रत्न सिंह ही हैं। कई इतिहासकार ये बताते हैं कि चित्तौड़ पर अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने इसलिए किया गया था क्योंकि इसको ये खबर मिली थी कि चित्तौड़ में जो राजा रत्न सिंह हैं उनकी पत्नी पद्मावती वो बहुत ही सुंदर है, एक तरीके से विश्व सुंदरी है। तो उसी को पाने की इच्छा लेकर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, और कई इतिहासकार इस बात को नकारते हैं। खैर कुछ भी हो, परीक्षा में तो ये नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा कि कब अभियान हुआ था, कहाँ पे हुआ था, शासक कौन थे, क्यों हुआ था, ये नहीं पूछा जाएगा। इस अभियान में राजा रत्न सिंह की मृत्यु हो जाती है और उनकी जो पत्नी पद्मिनी थी, पद्मिनी ने अपनी राज दरबार की अन्य स्त्रियों के साथ सामूहिक तौर पर जौहर कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी अगर पद्मिनी को पाने के लिए गया था तो वो पा ना सका, ये समझ लीजिए। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इस अभियान के दौरान 30,000 राजपूत सैनिकों का कत्ल किया था। 30,000 राजपूत सैनिकों का कत्लेआम कर दिया था। जो चित्तौड़ था, चित्तौड़ को जीतने के बाद उसने अपने पुत्र को सौंप दिया खिज्र खां को, और चित्तौड़ का नाम भी बदल दिया, खिजराबाद कर दिया था। खिज्र खां को चित्तौड़ सौंप दिया। हालांकि खिज्र खां कुछ दिनों तक संभाल पाता है, उसके बाद ये छोड़ छाड़ के चला जाता है, और कुछ समय बाद चित्तौड़ जो है ना फिर से स्वतंत्र हो जाता है। हालांकि जितने भी अभियान इसने किए थे राजपूतों पर, अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद लगभग सभी ने अपने आप को फिर से स्वतंत्र घोषित कर दिया था।
तो इस प्रकार से चित्तौड़ पर विजय हासिल कर ली 1303 ईस्वी में। अब मालवा विजय। मालवा पर परमार वंश के शासक थे। 1305 ईस्वी में ये अभियान लड़ा गया था और परमार वंश के जो शासक उस समय थे महलक देव। शासक का नाम क्या है? महलक देव। आइन उल मुल्क को मालवा का गवर्नर बना दिया गया। आइन उल मुल्क मुल्तानी को ही भेजा गया था इस अभियान में, और इस अभियान में आइन उल मुल्क ने महलक देव की हत्या कर दी थी। महलक देव की हत्या कर दी थी और आइन उल मुल्क मुल्तानी को ही मालवा का गवर्नर बना दिया गया। तो इस प्रकार मालवा को भी जीत लिया गया। आइन उल मुल्क ने महलक देव की मृत्यु अर्थात महलक देव को कहाँ मारा था, ये भी महत्वपूर्ण है। 1305 ईस्वी में मांडू जो किला था, मांडू किला, वहाँ पे मारा था। सिवान विजय। 1308 ईस्वी में सिवान पर विजय हासिल की थी। वहाँ पे जो शासक थे राजपूत शासक थे शीतल देव। शीतल देव वहाँ के शासक थे। और इस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा था? कमालुद्दीन कुर्ग को भेजा था। कमालुद्दीन कुर्ग को भेजा था। शीतल देव की मृत्यु के बाद यहाँ का जो शासक है, यहाँ का जो सूबेदार है, वो कमालुद्दीन कुर्ग को ही बना दिया जाता है। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए, सिवान अभियान पर कमालुद्दीन कुर्ग को भेजा था, मालवा पर आइन उल मुल्क को भेजा था, चित्तौड़ विजय पर वो खुद गया था। रणथंभौर विजय पर पहले उसने उलुग खां, नुसरत खां को भेजा था, लेकिन नुसरत खां की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है, तो इस अभियान पर वो खुद जाता है। गुजरात अभियान पे उसने नुसरत खां और उलुग खां को भेजा था। अब जालोर अभियान 1311 ईस्वी में। 1311 ईस्वी में जालोर अभियान, ये सब राजस्थान में है। तो वहाँ के जो शासक है कृष्णदेव थे, इन्हें कान्हन देव भी कहा जाता है। इससे पहले भी इस पर आक्रमण किया गया था 1304 ईस्वी में, और 1304 ईस्वी में कृष्णदेव ने दिल्ली की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन कुछ दिन बाद इन्होंने अपने आप को फिर से स्वतंत्र घोषित कर दिया और 1311 में अलाउद्दीन खिलजी को दोबारा से अभियान करना पड़ा। और इस अभियान में भी कमालुद्दीन कुर्ग को ही भेजा गया था और कमालुद्दीन कुर्ग ने यहाँ भी विजय हासिल कर ली थी। तो ज्यों ही जालोर को जीता, लगभग पूरे राजस्थान पर कब्जा कर लिया अलाउद्दीन खिलजी ने, जो उसके लिए सबसे मुश्किल काम था, क्योंकि वहाँ पर राजपूतों का शासन हुआ करता था और राजपूतों से उस समय जीतना बहुत ही टेढ़ी खीर हुआ करता था। तो एक बहुत ही मुश्किल टेढ़ी खीर के बराबर इसका काम कंप्लीट हो चुका था, जो कि था राजस्थान पर कब्जा करना। तो ये उत्तर भारत अभियान इसके कंप्लीट हो गए। अब दक्षिण भारत अभियान। दक्षिण भारत अभियान में सबसे पहला देवगिरी विजय 1296 में, जब कड़ा मानिकपुर से ये गया था, ये तो आपने पढ़ ही लिया है। कड़ा मानिकपुर से जब इसने आक्रमण किया तो आपने पढ़ लिया। आपने देखा देवगिरी के शासक हैं यादव वंश के शासक रामचंद्र हैं। देवगिरी में यादव वंश चल रहा था, शासक थे रामचंद्र। रामचंद्र ने अधीनता तो स्वीकार कर ली थी अलाउद्दीन खिलजी की, और ये कह दिया था कि हाँ, हर वर्ष हम आपको टैक्स भेजा करेंगे, लेकिन रामचंद्र ने कुछ वर्ष टैक्स भेजा, उसके बाद इन्होंने टैक्स भेजना मना कर दिया। और दूसरी तौर पर गुजरात के जो शासक थे कर्ण बाघेल या राय कर्ण बाघेल, उनको भी शरण दी थी रामचंद्र ने। तो दो बातों से गुस्सा था अलाउद्दीन खिलजी, तो इसलिए 1307 ईस्वी में उसने एक अभियान भेजा। इस अभियान में मलिक काफूर को भेजा। तो दक्षिण में जितने अभियान हुए उनको याद करना बहुत आसान है, क्योंकि मलिक काफूर ही गया था। दक्षिण में मलिक काफूर ही गया था, जितने भी सफल अभियान हुए थे उसमें मलिक काफूर ही गया था। देवगिरी के शासक रामचंद्र थे। मलिक काफूर इस अभियान पे गया और रामचंद्र देव को पकड़कर वो दिल्ली लेकर आया। रामचंद्र से मिलकर अलाउद्दीन खिलजी बहुत खुश हुआ और रामचंद्र को राय रायन की उपाधि दी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की उपाधि दी थी और अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र को देवगिरी वापस दे दिया कि आप संभालिए और हर वर्ष टैक्स देते रहिए। और रामचंद्र ने यह भी वादा किया था कि दक्षिण अभियान जो भी होंगे, चाहे वो काकतीय वंश पे आक्रमण करे, चाहे होयसल वंश पर आक्रमण करे, चाहे पांडे वंश पर आक्रमण करे, मैं उसका साथ दूंगा। रामचंद्र जी ने कहा था।
जब मलिक काफूर वारंगल और द्वार समुद्र अभियान पर जा रहा था, अर्थात होयसेल वंश पर और काकतीय वंश पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था, तो रामचंद्र ने उसकी बहुत मदद की थी। रामचंद्र की एक पुत्री थी झैत्यपल्ली। झैत्यपल्ली की शादी अलाउद्दीन खिलजी से कर दी गई थी। अलाउद्दीन खिलजी का जो पुत्र मुबारक खिलजी है ना, ये मुबारक शाह खिलजी, ये झैत्यपल्ली का ही पुत्र था। झैत्यपल्ली रामचंद्र की पुत्री थी। और देवल देवी जो कि गुजरात से अपने पिता के साथ, रायकंड बाघेल के साथ जो है देवगिरी के क्षेत्र में आई थी, देवल देवी। और देवल देवी की शादी अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां के साथ कर दी गई थी। ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की जो पत्नी थी कमला देवी, जो रायकंड बाघेल की पहले पत्नी हुआ करती थी, उसने इंसिस्ट किया, उसने कहा कि देवल देवी की शादी खिज्र खां से कर दी जाए, तो ऐसा हो गया। तो देवगिरी पर यह अभियान सफल हो गया। देवगिरी पर जो है विजय हासिल कर ली। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब देवगिरी में रामचंद्र के बेटे का शासन आएगा, तो दोबारा से देवगिरी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देगी। लेकिन 1313 में फिर से देवगिरी को दिल्ली के अधीन कर दिया जाता है। वो आगे चलकर हम देखते हैं। तो वारंगल अभियान किया गया 1309 ईस्वी में। ये 1309 ईस्वी है। 1309 ईस्वी में इस रास्ते से आया था, इस रास्ते से। वारंगल में जो शासक थे काकतीय वंश के शासक थे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे वारंगल अभियान। वारंगल अभियान 1309 ईस्वी में हुआ था। ऐसा नहीं कि 1309 ईस्वी में ये अभियान हुआ था, इससे पहले भी अलाउद्दीन खिलजी ने वारंगल में अभियान भेजा था 1302-1303 ईस्वी के आसपास। उलुग खां के नेतृत्व में भेजा था, लेकिन ये असफल हो गया था। क्यों? रास्ते में बारिश बहुत हो गई थी, तो उस बारिश के कारण सेना को बहुत नुकसान हुआ, तो ये रास्ते में ही छोड़कर अभियान आना पड़ा, तो ये सफल नहीं हो पाया था। तो वारंगल पर जो अभियान सफल हुआ था 1309 ईस्वी में। उस समय वहाँ पे जो वंश चल रहा था काकतीय वंश चल रहा था। कौन सा वंश? काकतीय वंश चल रहा था। काकतीय वंश के जो शासक थे प्रताप रुद्र देव थे। काकतीय वंश के जो राजा थे प्रताप रुद्र देव थे। मलिक काफूर के ही नेतृत्व में ये अभियान भेजा गया था। 1309 ईस्वी में भेजा गया था। 1310 ईस्वी में वो वारंगल पहुँचते हैं। रामचंद्र देव ने इनकी मदद की थी मलिक काफूर की, तब वो वहाँ पहुँच पाए थे। उसके बाद प्रताप रुद्र देव ने दिल्ली की अधीनता को स्वीकार कर लिया और एक सोने की मूर्ति, अपनी एक सोने की मूर्ति दी और उस पर जंजीर लपेट दिया। इसका ये सिंबल हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली गई है प्रताप रुद्र देव के द्वारा। इसके अलावा कोहिनूर हीरा तो आपने सुना हुआ है, तो कोहिनूर हीरा पहली बार यहीं से सुनाई पड़ता है। कोहिनूर हीरा भी दे दिया गया था प्रताप रुद्र के द्वारा मलिक काफूर को। तो कोहिनूर हीरा का नाम यहीं से शुरुआत होती है। तो ये वारंगल को अपने अधीन कर लिया। हालांकि जो वारंगल है ये ऐसा नहीं कि दिल्ली के साम्राज्य में विलय हो गया, नहीं। वारंगल को जीतने के बाद वारंगल के जो शासक है वो प्रताप रुद्र देव ही थे, वही संभालेंगे, लेकिन हर वर्ष एक तरीके का टैक्स पे करेंगे दिल्ली को। ये हो गया था। दक्षिण में उसने यही नीति अपनाई थी। दक्षिण में उसने दक्षिण के साम्राज्य को अपने अधीन किया था और उनसे हर वर्ष टैक्स लेता था। उनको अपने साम्राज्य में विलय नहीं किया था। ऐसा नहीं किया था कि उसने अपना सूबेदार वहाँ कोई नियुक्त कर दिया हो, ऐसा कुछ नहीं किया था। 1309-10 ईस्वी में वारंगल अभियान जब सफल होता है तो वो दिल्ली चला जाता है और दिल्ली से तुरंत 1310-1311 ईस्वी में द्वार समुद्र पर अटैक करता है। द्वार समुद्र में होयसेल वंश का राज था। होयसेल वंश का वहाँ पे शासन था। होयसेल वंश के जो शासक थे वीर बल्लाल तृतीय थे। वीर बल्लाल तृतीय, क्योंकि मलिक काफूर जब वारंगल में था तो उसने होयसेल वंश के बारे में और पांडे वंश के बारे में सुन रखा था। उसने ये सुन रखा था कि दक्षिण में ये एक सोने की खान है, यहाँ पर अगर आक्रमण किया जाए तो बहुत लूटपाट की जा सकती है। तो इसलिए वो जल्दी से गया दिल्ली और दिल्ली से तुरंत वो वापस आया। मलिक काफूर के नेतृत्व में ये भी अभियान लड़ा गया था।
इस अभियान में रामचंद्र देव ने भी मदद की थी और प्रताप रुद्र ने भी मदद की थी। अर्थात होयसेल जो ये वंश है, द्वार समुद्र जगह का नाम है। इनकी राजधानी, इस साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था द्वार समुद्र, कर्नाटक वाले क्षेत्र में। इस पर जब आक्रमण किया मलिक काफूर ने, तो यादव वंश के शासक रामचंद्र ने भी मदद की थी, काकतीय वंश के शासक प्रताप रुद्र ने भी मदद की थी। उस समय वीर बल्लाल तृतीय द्वार समुद्र में नहीं थे, अपनी राजधानी में नहीं थे, वो कहीं और ही गए थे। कहाँ गए थे आपको मालूम है? वो अपने पड़ोसी राज्य पांड्य जो साम्राज्य था वहाँ पर गए थे, क्योंकि उन्होंने ये जानकारी मिली थी वीर बल्लाल तृतीय को कि जो पांड्य साम्राज्य है यहाँ पर उत्तराधिकार को लेकर युद्ध लड़ा जा रहा है। दो भाइयों के बीच में, वीर पांडे और सुंदर पांडे के बीच में युद्ध लड़ा जा रहा है। उसी का फ़ायदा उठाने के चक्कर में वीर बल्लाल तृतीय अपना साम्राज्य छोड़कर वहाँ गए थे और उसी दौरान मलिक काफूर ने आक्रमण कर दिया। ज्यों ही ये जानकारी वीर बल्लाल तृतीय को मालूम पड़ती है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जल्दी से भागे चले आते हैं, लेकिन जल्दी में वो युद्ध की तैयारी नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें मलिक काफूर की अधीनता को स्वीकार करना ही पड़ता है। उन्हें मलिक काफूर की अधीनता को स्वीकार करना पड़ता है और बहुत सारी संपत्ति मलिक काफूर को सौंपनी पड़ी। संधि हुई, बहुत सारी संपत्ति, धन, घोड़े, हाथी, ये सभी मलिक काफूर को सौंपने पड़े और हर वर्ष टैक्स देंगे दिल्ली को, ये भी उन्होंने मंजूर कर लिया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो होयसेल विजय भी हासिल कर ली गई है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। होयसेल विजय भी हासिल कर ली गई है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अब पांडे अभियान, जब होयसेल विजय हासिल कर ली है तो वो वापस नहीं गया दिल्ली, वो दिल्ली वापस नहीं गया, उसने यहीं से चढ़ाई कर दी। पांडे विजय करने के लिए पांड्यों पर एक अभियान शुरू कर दिया, मतलब पांड्यों पर अटैक कर दिया। और उस समय पांडे के जो शासक थे, टेम्परेरी शासक वीर पांडे थे, लेकिन सुंदर पांडे, वीर पांडे में युद्ध हो रहा था उत्तराधिकार को लेकर, कौन उत्तराधिकारी बनेगा। दोनों भाई ही थे। मलिक काफूर के नेतृत्व में ये भी अभियान हुआ था। सभी दक्षिण के सफल अभियान मलिक काफूर के ही नेतृत्व में हुए, याद करना बहुत आसान है। साथ में वीर बल्लाल भी गए थे, वीर बल्लाल तृतीय जो थे ना, ये भी साथ में गए थे। जब मलिक काफूर, वीर बल्लाल यहाँ पर पहुँचे तो उन्हें ना ही वीर पांडे मिले और ना ही सुंदर पांडे मिले ताकि वो युद्ध लड़ पाएँ, जिस कारण से मलिक काफूर को एक मौका मिल गया। उसने बहुत सारी लूटपाट की, दक्षिण में जितनी भी लूटपाट की थी वो सब एक तरफ रख लीजिए, और पांड्यों पर लूटपाट जो की थी वो मान लीजिए एक तरफ। भले ही लूटपाट की हो पांड्यों पर और लूटपाट करके वो दिल्ली ले गया हो, लेकिन पांड्यों को वो अपने अधीन नहीं कर पाया था। क्योंकि पांड्यों को अधीन इसलिए नहीं कर पाया था क्योंकि वीर बल्लाल भी नहीं मिले और सुंदर पांडे भी नहीं मिले, ताकि युद्ध होता, हराते और संधि होती, हर वर्ष टैक्स देना पड़ता, ये सब नहीं हुआ था। एक ही बार में जितना लूटपाट करके लेके जाना था वो लूटपाट करके ले गया। तो इस प्रकार पांडे अभियान भी कंप्लीट हो गया और विजय हासिल कर ली 1311 ईस्वी में। इसके बाद देवगिरी पर 1313 में अटैक करना पड़ा। उसका कारण ये था कि रामचंद्र का इस बार पुत्र आ गया था शंकर देव, और शंकर देव ने टैक्स देने के लिए मना कर दिया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो 1313 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी को अभियान भेजना पड़ा और मलिक काफूर के ही नेतृत्व में भेजना पड़ा, और शंकर देव इसमें मारा गया और अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी को अपने साम्राज्य में ही विला लिया। तो दक्षिण भारत का देवगिरी ही ऐसा क्षेत्र था, एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य में मिला लिया, और यहाँ पर एक कहा जाए तो गवर्नर, अपना सूबेदार नियुक्त कर दिया था। आइन उल मुल्क, क्या नाम था उसका, आइन उल मुल्क को अपना सूबेदार, यहाँ का भी सूबेदार नियुक्त कर दिया था। ठीक है, और बाकी जो दक्षिण के जैसे काकतीय वंश, होयसेल वंश, पांडे वंश, इन्हें अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था, यहाँ पर लूटपाट हुई थी। ठीक है, ये है। अब देवगिरी पूरी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य में मिल गया। तो अलाउद्दीन खिलजी के ये
उत्तर भारत के, दक्षिण भारत के सफल अभियान थे जो आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए ताकि आपको ये टाइम पीरियड भी याद हो जाए और वहाँ के शासक कौन थे, ये सारी कहानी आपको याद हो जाए, सीरियल भी आपको याद हो जाए तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम ये देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पर जो विद्रोह हुए थे, जो उसके टाइम पीरियड पर कुछ प्रारंभिक विद्रोह हुए थे, उनके बारे में पढ़ते हैं और ये भी पढ़ते हैं कि उन विद्रोहों का इसने दमन कैसे किया। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण हम चीज़ पढ़ेंगे, इनका दमन तो किया लेकिन उसके बाद उसने ऐसी कुछ नियम ला दिए, ऐसे कुछ काम कर दिया कि आगे चलकर उसके शासनकाल में कभी विद्रोह नहीं हुआ। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पर जो प्रारंभिक विद्रोह हुए थे उनका दमन कैसे हुआ, इसके अलावा उसने ऐसा समाधान ला दिया ताकि आगे चलकर कोई विद्रोह ना हो। अर्थात कहने का भाव ये है कि अलाउद्दीन खिलजी ने विचार विमर्श किया कि कारण क्या है ये विद्रोह होने का, उस कारण को ही इसने सॉल्व कर दिया, इसके बाद विद्रोह हुए ही नहीं। चलिए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रारंभिक विद्रोह कौन कौन से थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पर। सबसे पहले इसके टाइम पीरियड पर जो नवीन मुसलमान थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। नवीन मुसलमान आप सभी जानते हैं कि जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के टाइम पीरियड पर कुछ मंगोल जो थे वो भारत में रहने की इजाज़त मांगते हैं जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी से, इस्लाम धर्म को कबूल करते हैं और भारत में ही बस जाते हैं। उन्हें नवीन मुसलमान कहा जाता है। और कई नवीन मुसलमान अलाउद्दीन खिलजी के सेना में शामिल हो गए थे। तो गुजरात जब जीत कर आया, अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना गुजरात जीत कर आई, तो जो भी लूटपाट करके आई उसको सैनिकों में बांटा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पर यह होता था, जितनी भी लूटपाट होती थी उसका 1/5 हिस्सा सैनिकों में बांटा जाता था और 4/5 हिस्सा सुल्तान लेता था। लेकिन इससे पहले के जो सुल्तान हुआ करते थे वो क्या करते थे, उल्टा करते थे। जितनी भी चीज़ें लूटपाट करके आई, जितना भी धन लूटपाट करके लाया गया है, उसका 4/5 हिस्सा सैनिकों को देते थे, 1/5 हिस्सा सुल्तान लेता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने ये उलट दिया, 4/5 हिस्सा सुल्तान लेता था और 1/5 हिस्सा सैनिकों में बांटा जाता था। इस बात को लेकर नवीन मुसलमानों ने विद्रोह कर दिया। तो कई नवीन मुसलमानों का कत्लेआम करवा दिया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसके अलावा अलाउद्दीन का जो भतीजा था अकत खां, इसने विद्रोह कर दिया। ये विद्रोह कब हुआ, जब रणथंभौर अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी गया हुआ था ना रणथंभौर, तो उसी दौरान अकत खां ने विद्रोह कर दिया था, इसका भतीजा था। इसके अलावा 1301 ईस्वी में हाजी मौला का विद्रोह हो गया। हाजी मौला ने विद्रोह कर दिया 1301 ईस्वी में। ठीक है, तिमिरजी को अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली का कोतवाल बना दिया था, इसी कारण से हाजी मौला ने विद्रोह कर दिया था 1301 ईस्वी में। और मंगू खां का विद्रोह हुआ, ये अवध का इक़्तिदार हुआ करता था, इसने विद्रोह कर दिया। इसके अलावा बदायूं का इक़्तिदार जो था मलिक उमर, इसने भी विद्रोह कर दिया था। तो ये कुछ प्रारंभिक विद्रोह हुए थे, इनका दमन कर दिया, अच्छे से दमन कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने, सबका दमन कर दिया। अब विद्रोहों का कारण समझने के लिए उसने जो बड़े बड़े विद्वान लोग थे उनको बुलाया और जाना कि क्या कारण है, हमारे साम्राज्य में विद्रोह क्यों हो रहे हैं और अब फ्यूचर में विद्रोह ना हो, क्या समाधान निकाला जाए इसका। तो सभी ने विचार विमर्श करके अलाउद्दीन खिलजी ने ये निष्कर्ष निकाला कि सुल्तान को जनता के दैनिक कार्यों की जानकारी ही नहीं मिल पा रही है कि जनता क्या कर रही है, क्या मतलब सोच रही है, क्या षड्यंत्र रच रही है। तो जनता के दैनिक कार्यों की जानकारी सुल्तान को नहीं मिल पा रही है। अगर मिलती तो ये पता लग जाता कौन षड्यंत्र कर रहा है सुल्तान के ख़िलाफ़, तो उसका समाधान निकाल देते। दूसरा कारण ये हुआ कि जो अमीर वर्ग हैं उनके पास बहुत सारा धन है। अगर उनके पास इतना धन है, उनको कमाने खाने की कोई टेंशन ही नहीं है, तो आप जानते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो उनको खाने पीने की टेंशन नहीं है, बहुत अमीर हैं, तो वो सुल्तान के ख़िलाफ़ षड्यंत्र रचते हैं कि कैसे पद से हटाया जाए। अगर वो गरीब होते तो वो कमाते खाते और उसी में बिजी रहते,
तो सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र नहीं रच पाते। और लोग पब्लिक में दारू शराब पीते हैं और दारू शराब पीने के बाद षड्यंत्र रचते हैं सुल्तान के खिलाफ। और चौथा ये कारण था कि जो सूबेदार थे, जो अमीर वर्ग के लोग थे, ये जब वैवाहिक संबंध बनाते हैं तो इस मौके पर बहुत लोग इकट्ठा होते हैं। तो ये जब बड़े बड़े लोग इकट्ठा होते हैं तो सुल्तान के खिलाफ ये षड्यंत्र रचते हैं। तो ये 4 कारण इसने समझे कि ये है विद्रोह के। तो इसका समाधान इसने निकाला। समाधान ये किया, सबसे पहले तो इसने जो जनता थी इनके दैनिक कार्यों का पता लगाने के लिए जनता क्या सोच रही है, आम जनता में क्या सुल्तान के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है, इसके लिए इसने गुप्तचर विभाग गठित किया। गुप्तचर विभाग में एक बरीद था, एक मुहंसिफ था। बरीद और मुहंसिफ की नियुक्ति की गई। जैसे इंस्पेक्टर और हवलदार होते हैं ना, उसी प्रकार से ये सभी बरीद और मुहंसिफ थे। तो इनका काम ये था कि जो भी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं सुल्तान के खिलाफ, गुप्त रूप से सुल्तान को जानकारी दी जाए। और ये जो गुप्तचर विभाग था, इस विभाग का जो मेन हेड होता था उसे बरीदे मुमालिक कहा जाता था। इस विभाग का जो हेड होता था उसे बरीदे मुमालिक कहा जाता था। और दूसरा, जो अमीर वर्ग के लोग थे, बहुत अमीर थे, तो उनको गरीब कर दिया गया, उनसे संपत्ति छीन ली गई। ज़्यादातर जो हिंदू लोग थे उनसे संपत्ति छीन ली गई, उनको गरीब कर दिया गया, ताकि अब सुल्तान के खिलाफ वो षड्यंत्र रच ना पाएँ। अब कमाने खाने में लग जाएं, अपनी पेट पालन, परिवार को पालने में लग जाएं, तो षड्यंत्र रचने में उनको टाइम ही नहीं मिलेगा। इसके अलावा पब्लिक प्लेस पर सबको मिलकर शराब, जुआ, ये सब काम करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। चौथा, जो मेल मिलाप होते हैं विवाहों में अमीर वर्ग के, उन पर सुल्तान ने कुछ हद तक रोक लगा दी। ये कहा कि जो भी विवाह संपन्न करवाए जाएंगे अमीर वर्ग के, तो वो सुल्तान से परमिशन ली जाएगी, या कोई भी मीटिंग हो रही तो सुल्तान से परमिशन ली जाएगी, ताकि सुल्तान वहाँ पर अपने गुप्तचरों को छोड़ दे और कोई षड्यंत्र अगर हो रहा है तो उसको मालूम पड़ जाए। तो यहाँ पर ये है कि कारण, अलाउद्दीन खिलजी ने विद्रोहों का क्या कारण समझा, कि जो विद्रोह उसके टाइम पीरियड हो रहे थे उसका क्या कारण था, ये है। उसका समाधान क्या किया, ये है। तो आप समझ जाइए, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पर भू राजस्व सुधार। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व में क्या सुधार किया। मतलब भू राजस्व आप समझ पा रहे हैं कि जो एक तरीके का टैक्स लिया जाता था, भूमि से जो टैक्स लिया जाता था, कृषि की आय से जो टैक्स लिया जाता था, वो भू राजस्व है। तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने विचोलियों को समाप्त कर दिया। जो टैक्स इकट्ठा करने वाले विचोली होते थे वो बहुत करप्शन कर देते थे, विचोलियों को समाप्त कर दिया। जैसे गांव का कोई प्रधान, कोई ज़मींदार होता था, वो विचोलिया बन जाता था। वो अपने गांव से कर को वसूल के सुल्तान को देता था, लेकिन जितना वसूलता था आधा अपने पास ही रख लिया करता था। और इसके अलावा भूमि पैमाइश करवाई गई। भूमि पैमाइश सभी किसानों की करवाई गई, तो उस आधार पर कर निर्धारित किया गया। नहीं तो होता क्या था, किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी, रोता रहता था मेरे पास कम ज़मीन है, मेरी फसल कम उगी है, तो कम कर टैक्स देता था। और जो कई गरीब लोग थे वो उसी में पिस जाया करते थे, उनके पास कम ज़मीन हुआ करती थी, उनसे कर ज़्यादा ले लिया जाया करता था। इस कारण से सभी किसानों की भूमि को उसने पैमाइश करवाया कि हाँ, इस किसान के पास इतनी ज़मीन है, इस किसान के पास इतनी ज़मीन है। उस ज़मीन के हिसाब से टैक्स को निर्धारित किया गया कि मान लीजिए इसके पास 400 स्क्वायर फीट ज़मीन है, मान लीजिए 4 बिस्वा ज़मीन है, तो 4 बिस्वा ज़मीन में जितनी फसल औसत उग सकती है उस हिसाब से टैक्स लगाया गया। और जो भू राजस्व होता था ना, इसे खराज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खराज कहा जाता था। और ये टैक्स कितना होता था आपको मालूम है? 50%। मतलब ये जो किसान की ये ज़मीन है, इस ज़मीन में निर्धारित हो गया कि इतनी ज़मीन में कुछ फसल उग सकती है, जितनी भी फसल उग सकती है उसका आधा लिया जाएगा, उसका 50% लिया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया विचोलियों को समाप्त कर दिया।
अब टैक्स को कौन इकट्ठा करेगा, भू राजस्व को कौन इकट्ठा करेगा, उसके लिए इसने एक नया विभाग बनाया, राजस्व वसूली विभाग। इस विभाग को दीवाने मुस्तकराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीवाने मुस्तकराज कहा जाता है। अब इस दीवाने मुस्तकराज, इस विभाग में कई पद थे, आमिल, गुमाश्ते, मुत्सरिफ। इन पदों की नियुक्ति की गई और इनको ये काम दिया गया कि आप जाकर टैक्स को वसूलिए। आप डायरेक्ट किसान के पास जाइए, देखिए कितनी ज़मीन है, कितनी फसल उगी है, उसका 50% आप लीजिए। और ये जो इकट्ठा करके लाते थे, इनका लेखा जोखा करने के लिए कहीं ये तो नहीं करप्शन कर रहे हैं, उसके लिए पटवारी होता था। इनका हिसाब किताब करने के लिए एक पटवारी होता था, वो इनकी खाता बही बनाता था कि हाँ, इस आमिल ने इतने इतने लोगों से कर को वसूला है। तो एक हिसाब किताब हुआ करता था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ अन्य कर भी स्टार्ट किए थे, जैसे घरी कर, चरी कर। ये 2 कर ऐसे थे जो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किए थे। घरों पर टैक्स लगने वाले जो थे, घरों पर जो टैक्स लगता था उसे घरी कर कहा जाता था, और चारागाहों पर जो टैक्स लगता था उसे चरी कर कहा जाता था। तो घरों पर और चारागाहों पर भी इसने टैक्स लगाया था। ये करने वाला अलाउद्दीन खिलजी ही पहला सुल्तान था। ठीक है। इसके अलावा जजिया कर तो पहले से चलता आ रहा था। ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था, मतलब जो मुस्लिम नहीं हैं उनसे लिया जाता था। अगर वो मान लीजिए हिंदू है तो हिंदू लोगों से जजिया कर लिया जाता था। अगर वो इस्लाम धर्म कबूल कर लेते हैं तब तो उनसे नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर वो अपने धर्म में ही रहकर खुश हैं तो उनसे जजिया कर वसूला जाता था। ये ज़कात एक टैक्स हुआ करता था जो धनी मुसलमानों से लिया जाता था। ये केवल धनी जो मुसलमान थे उनसे लिया जाता था। और खम्स, ये खम्स मैंने आपको बता दिया है। जैसे कहीं पर सुल्तान ने आक्रमण किया, उस क्षेत्र से जितनी भी लूटपाट होकर आई है उसे क्या कहा जाता था? खम्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खम्स कहा जाता था। खम्स क्या है? जिस क्षेत्र में अटैक किया गया सुल्तान के द्वारा और जितना भी धन लूट कर लाया गया, उस धन को खम्स कहा गया है। अब अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पर खम्स का 1/5 हिस्सा बांटा जाता था सैनिकों में, और 4/5 हिस्सा सुल्तान खुद रख लिया करता था। इससे पहले ऐसा नहीं था। ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पर ही शुरू हुआ। उसका एक कारण था, अभी आपको मालूम पड़ जाएगा। तो अब हम पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था या बाजार नियंत्रण प्रणाली। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पर उसने एक बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाजार नियंत्रण प्रणाली पहले आप समझ लीजिए। उसने बाजार को ही कंट्रोल कर लिया था, मतलब बाजार में बिकने वाली जो रोज़मर्रा में जो यूज़ होने वाली चीज़ें हैं उनके प्राइस को कंट्रोल कर लिया था। कि मतलब ये निर्धारित कर दिया गया था कि चावल, आटा, दाल इतने दाम पर ही बिकेंगे, कपड़े इतने दाम पर ही बिकेंगे। मतलब जो भी मानव के यूज़ होने वाली, दैनिक जीवन में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, सबके प्राइस पर इसने कंट्रोल कर लिया था। तो ये बाजार नियंत्रण प्रणाली इसने शुरू की थी। इसका कारण क्या था? इसका कारण क्या था? क्यों आखिर बाजार नियंत्रण प्रणाली को शुरू किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा? इसका कारण बताने से पहले मैं आपको बता दूं, हमें कैसे मालूम पड़ा कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। इसका उल्लेख बर्नी ने भी किया है, अमीर खुसरो ने भी किया है। बर्नी ने अपनी किताब, जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी किताब तारीख़ फ़िरोज़शाही में इसका उल्लेख किया है, जबकि अमीर खुसरो ने अपनी किताब खजाइन उल फतूह में इसका उल्लेख किया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या था? क्यों बाजार व्यवस्था या बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की? देखिए, 4,75,000 की सेना रखी थी। 4,75,000 की सेना रखी थी लगभग अलाउद्दीन खिलजी ने। इतनी बड़ी सेना रखी थी, और सेना तो ऐसे कोई रख नहीं सकता, सेना को सैलरी देनी पड़ती है। अगर ये मिनिमम अमाउंट भी सैनिकों को देता है ना, तो भी 4-5 साल में इसका खजाना समाप्त हो जाता है। इसी कारण से इतनी बड़ी इसने सेना रखी, और उनको जो सैलरी देता था बहुत ही कम सैलरी देता था, उनको बहुत ही कम सैलरी देता था।
और उतनी कम सैलरी में एक सैनिक सरवाइव कर पाए, इसके लिए इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू किया था। इसको सैलरी सैनिकों को बहुत कम दे रहा है, लेकिन सैनिकों को जो सामान बाज़ार में मिलेगा वो भी तो बहुत कम रेट में बिकेगा। समझ पा रहे हैं? मतलब सैनिकों को बहुत कम वेतन देता था ये, और सैनिक इसका विद्रोह भी नहीं करते थे, विरोध भी नहीं करते थे। इसका कारण ये था कि बाज़ार कंट्रोल में था, बाज़ार में जो भी सामान बिकता था बहुत कम दामों में बिकता था, तो जितनी सैलरी इनको मिलती थी उसमें इनका जीवन अच्छे से निर्वाह हो रहा था सैनिकों का। ऐसा नहीं कि बाज़ार में कोई अपनी मर्ज़ी से कितना भी कोई महंगा बेचे, नहीं, ऐसा नहीं था। तो इसी कारण से इतनी बड़ी इसने सेना रखी और इसे बहुत कम वेतन उनको देना पड़ता था, इसका खजाना भी खाली नहीं होता था। तो बड़ी सेना रखने के उद्देश्य से इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। और वहीं बर्नी का कहना है, जियाउद्दीन बर्नी जो था उसका कहना है कि इसने हिंदू व्यापारियों को दंड देने के लिए ऐसा किया था, क्योंकि बाज़ार में जो दुकानदार होते थे, व्यापारी होते थे, वो 99% 99% जो थे हिंदू थे, और उनको दंड देने के लिए एक तरीके से, क्योंकि कम रेट में उनको बेचना है, मुनाफा नहीं कमाना है, तो उनको दंड देने के उद्देश्य से जियाउद्दीन बर्नी ने ऐसा कहा कि उनको दंड देने के उद्देश्य से इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। वहीं अमीर खुसरो का कहना है कि अपनी प्रजा को राहत देने के उद्देश्य से इसने ऐसा किया था, लेकिन मूल उद्देश्य इसका ये था कि वस्तुओं का मूल्य कंट्रोल हो जाए, इसकी बड़ी सेना सरवाइव कर जाए, इसकी प्रजा भी खुश रहे, ये इसका मूल उद्देश्य है। ऐसा कई विद्वानों ने, कई इतिहासकारों ने बताया है। ठीक है, उद्देश्य क्या आप समझ पा रहे हैं? बर्नी के अनुसार क्या उद्देश्य था, अमीर खुसरो के अनुसार क्या उद्देश्य था, और मूल उद्देश्य कई जो इतिहासकार इस कंक्लूज़न पर पहुंचे हैं कि इसका मूल उद्देश्य क्या था इतनी बड़ी मतलब बाजार नियंत्रण प्रणाली का, कि इतनी बड़ी सेना इसने रखी थी वो सरवाइव कर जाए, इसकी जो सेना थी, इसकी जो प्रजा थी वो खुश रहे, कोई विद्रोह ना हो, इस कारण से इसने मूल्यों को कंट्रोल कर लिया था। अब अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पर कितने प्रकार के बाज़ार थे? मुख्य तौर पर 3 प्रकार के बाज़ार थे। एक था अनाज का बाज़ार, जहाँ पर अनाज बिकता था, खाने पीने की जो चीज़ें थी, अनाज वो बिकता था। दूसरा वस्त्रों का बाज़ार, जहाँ पे कपड़े वपड़े बिकते थे। और तीसरा दास और घोड़ों का बाज़ार, जहाँ पर घोड़े बिकते थे, दास बिकते थे, जानवर बिकते थे। और एक और चौथा और बाज़ार था जिसे साधारण बाज़ार कहा जाता है, कि साधारण अन्य चीज़ें बिकती थी। लेकिन मुख्य तौर पर ये 3 बाज़ार हैं, ये 3 बाज़ार हैं। जो वस्त्रों का बाज़ार था, यहाँ पर विदेशों से भी वस्त्र ला के बेचे जाते थे, विदेशों से भी वस्त्र लाकर बेचे जाते थे। जबकि आप जानते हैं विदेशों से अगर वस्त्र लाएंगे तो बहुत महंगे होंगे, इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी एक टाइप का कहा जाए सब्सिडी भी देता था। मतलब महंगे लाएंगे, मतलब बाज़ार में, वस्त्रों के बाज़ार में जो व्यापारी होंगे, भले ही विदेश से मंगवा रहे हैं, महंगे मंगवा रहे हैं, लेकिन उन्हें सस्ता ही बेचना पड़ता था। जितना घाटा होता था वो अलाउद्दीन खिलजी के खजाने से जाता था उनको, तो एक तरीके से सब्सिडी देता था ये। ठीक है, और कई अधिकारी होते थे उस बाज़ार को व्यवस्थित करने के लिए, जैसे शाहनाई मंडी होते थे, जो रजिस्ट्रेशन अधिकारी थे एक तरीके से, कि बाज़ार में किसी को आपको दुकान खोलनी है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए अधिकारी है शाहना मंडी। और पारदर्शिता के लिए बरीद और मोहिनियान को नियुक्त किया गया था। गुप्तचर जिसे कहा जाता है बरीद, या जासूस, मोहिनियान को जासूस कहा जाता है, इनको नियुक्त किया हुआ था। कि मतलब ये आकर बताते थे कि ये पर्टिकुलर दुकान वाला करप्शन कर रहा है, ये पर्टिकुलर दुकान वाला रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इनका ये काम हुआ होता था। इसके अलावा नापतोल का एक अधिकारी था नज़ीर, नापतोल का एक अधिकारी था जिसे नज़ीर कहा जाता था। मान लीजिए आप दुकानदार हैं, आपने 100 ग्राम कोई चीज़ कम तोल दी है, अगर आप पकड़े जाते हैं ना अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पर, तो आपके शरीर से उतना 100 ग्राम मांस निकाल लिया जाएगा। ये दंड व्यवस्था थी, जितना जो कम नापेगा
करप्शन करेगा, जितना कम नापेगा, ग्राहक को कम नाप कर देगा, उतना मांस उसके शरीर से निकाल लिया जाएगा। इतनी कठोर व्यवस्था थी। और इस बाजार व्यवस्था के जो सबसे सर्वोच्च पद पर था, जो जिसे व्यापार मंत्री कहा जाता था, वो दीवाने रियासत था। उसे क्या कहा जाता? दीवाने रियासत। दीवाने रियासत मतलब जो व्यापार मंत्री है, ये बाजार व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च पद पर था। तो यही आपको याद रखना है मेन, कि बाजार व्यवस्था या बाजार नियंत्रण प्रणाली जो थी, इसको कंट्रोल करने के लिए जो सबसे सर्वोच्च पद था वो किसका था? दीवाने रियासत। समझ में आ गया होगा आपको। अलाउद्दीन खिलजी ने कई सैन्य सुधार भी किए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि इसने सैनिकों का हुलिया लिखना और घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की। सैनिकों का हुलिया मतलब, घोड़ों को दागने का मतलब क्या है? अब सैनिकों का हुलिया का मतलब देखिए, इसकी सेना में 4,75,000 से भी अधिक सैनिक थे। ये तो थे, ठीक है। इतनी बड़ी सेना थी, उनको सैलरी भी देता था। और कैसे पता लग पाएगा कि किसको सैलरी मिली है किसको नहीं? उसके लिए सैनिकों का हुलिया लिखा जाता था। मान लीजिए मैं सैनिक हूँ, तो मेरा हुलिया लिखा जाएगा कि हाँ, मेरे दाएं गाल पर ये निशान है, बाएं गाल पर वो निशान है। तो एक तरीके से पहचानने के लिए सैनिकों का हुलिया लिखा जाता था, ताकि एक सैनिक को 2 बार सैलरी ना मिल जाए। वैसे ही घोड़ों पर स्टाम्पिंग की जाती थी, मोहर लगाई जाती थी, दागा जाता था, उनको दाग कर निशान बनाया जाता था, ताकि एक घुड़सवार को एक ही बार सैलरी मिले। एक घुड़सवार को एक ही बार सैलरी मिले। तो घोड़ों को दागने मतलब गोली नहीं मारना है, दागने का मतलब उन पर स्टैंपिंग करनी, एक तरीके से मोहर लगानी है, निशान लगाना है कि हाँ, पहचान के लिए। तो सैनिकों का हुलिया लिखना और घोड़ों को दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की थी। इसने एक स्थायी सेना रखी, 4,75,000 इसके सैनिक थे लगभग। तो एक स्थायी सेना गठित की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ऐसा नहीं कि जब युद्ध होने वाला है तो सैनिकों को बुला लिया, ऐसा नहीं। इसने स्थायी सेना रखी और सैनिकों को नगद वेतन भी इसने देना शुरू किया। तो सैनिकों को नगद वेतन देने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था, और स्थायी सेना गठित करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। और सैनिकों को खुम्स का 1/5वां हिस्सा देता था, आपको बता ही दिया। जहाँ भी लूटपाट होती थी, जिस क्षेत्र से लूटपाट करके लाया जाता था, उस पूरे धन का मात्र 1/5 हिस्सा सैनिकों में बांटा जाता था। इसीलिए तो नवीन मुसलमानों ने विद्रोह कर दिया था। और 4/5 हिस्सा ये कौन लेता था? ये अलाउद्दीन खिलजी ले लेता था। कुछ अन्य तथ्य आपको बता दूं, आपकी परीक्षा के लिए काम आएगा। इसके दरबार में अमीर खुसरो रहता था। अमीर खुसरो को तूतिए हिंद कहा जाता था, पैरट ऑफ इंडिया कहा जाता है अमीर खुसरो को। और हसन देहलवी, ये भी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पर इसके दरबार में कवि था। अमीर खुसरो सबसे महत्वपूर्ण है। अमीर खुसरो ने ही तो कव्वाली, जो आप सुनते हैं कव्वाली, इसकी शुरुआत अमीर खुसरो के द्वारा ही हुई थी। इसी ने एक नई प्रकार का गायन शैली को मतलब लाया कि कव्वाली एक तरीके की गाने की एक परंपरा है, ये अमीर खुसरो के द्वारा ही शुरू की गई थी। और जो खड़ी हिंदी बोली जाती है, उसकी भी शुरुआत अमीर खुसरो ने ही की थी। इसके अलावा अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार, हौज खास, सीरी फोर्ट और जमात खाना जो मस्जिद है, इन सब का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। ये अलाई दरवाज़ा है, ये अलाई दरवाज़ा है। और ये आपका हौज खास है, ये हौज खास है। इसके पास एक किला भी है। हौज खास मतलब एक तालाब की तरह है ये। इसका निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया। इसके अलावा ये सीरी फोर्ट है। सीरी फोर्ट का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हुआ। और ये जमात खाना मस्जिद का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हुआ। और ये अलाई मीनार है, ये अलाई मीनार है, ठीक है। अलाई मीनार ये अधूरी है, अलाई मीनार ये अधूरी है। ये कुतुब मीनार के पास ही है, लेकिन इसका जो व्यास है ना, कुतुब मीनार से चौड़ा था। अगर ये पूरा बनता तो कुतुब मीनार से अधिक चौड़ा होता, कुतुब मीनार से अधिक ऊंचा होता। लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया, इतना अधूरा ही है। जितनी तस्वीर है इतना ही था। और अलाउद्दीन खिलजी की 1316 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। बीमार हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी और इसकी मृत्यु हो जाती है। मलिक काफूर इसके बहुत करीब था, आपको मालूम ही है।
जब अलाउद्दीन खिलजी की 1316 ईस्वी में मृत्यु होती है तो उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का एक पुत्र था शिहाबुद्दीन, वो गद्दी पर बैठता है 4 महीने के लिए मात्र। और शिहाबुद्दीन के पास बाद जो गद्दी पर बैठता है वो मुबारक शाह खिलजी बैठता है 1316 से 1320 ईस्वी तक। ये मुबारक शाह खिलजी है, ये मुबारक शाह खिलजी है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के जस्ट बाद ये नहीं बना था, इससे पहले 4 महीने के लिए शिहाबुद्दीन गद्दी पर बैठा था। वो समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा अलाउद्दीन खिलजी की औलादों के बारे में। 4 मुख्य पुत्र थे, अन्य पुत्र भी थे, लेकिन इतिहासकारों के द्वारा जो कॉमन नाम बताया गया है, ये ऑफिशियली जो 4 नाम हैं ये हैं आपके सामने। खिज्र खां, सादी खां, मुबारक शाह और शिहाबुद्दीन उमर। ये मात्र 6 वर्ष की आयु का था जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है। अलाउद्दीन खिलजी की जब मृत्यु होती है तो इसके बेहद करीब मलिक काफूर था, मलिक काफूर। तो मरने के बाद मलिक काफूर एक वसीयत लेकर आया। इसने कहा, मलिक काफूर ने, कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक वसीयत लिखवाई है, उसमें ये कहा है, अलाउद्दीन खिलजी की ये इच्छा थी कि उनका जो छोटा पुत्र है शिहाबुद्दीन, जिसकी उम्र 6 वर्ष है, ये गद्दी पर बैठे, ये सुल्तान बने। तो सबने कहा कि ये कैसे बनेगा? तो मलिक काफूर ने कहा, तो शिहाबुद्दीन का जो संरक्षक है मुझे बनने के लिए कहा गया है। तो ऐसा ही हुआ। जनवरी का महीना था, जनवरी 1316 ईस्वी का टाइम था। मलिक काफूर शिहाबुद्दीन उमर का संरक्षक बनता है और शिहाबुद्दीन ये सुल्तान बन जाता है, ये सुल्तान बन जाता है। और इसके बाद मैं आपको बताऊं, मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी की विधवा थी ने झत्यपली, इसके साथ भी शादी कर दी थी। झत्यपली ये रामचंद्र की पुत्री थी, आपको पहले बताया रामचंद्र की पुत्री थी। झत्यपली के ही पुत्र थे शिहाबुद्दीन उमर और मुबारक शाह। मुबारक शाह की उम्र लगभग 17 से 18 वर्ष के आसपास थी। तो शिहाबुद्दीन उमर सुल्तान बनता है और मलिक काफूर संरक्षक बन जाता है। लेकिन जब मलिक काफूर ने झत्यपली से शादी कर ली तो जो अलाउद्दीन खिलजी के वफ़ादार जो बॉडीगार्ड होते थे, जो अमीर तुर्क थे, जो इसके वफ़ादार उच्च पदों पर बैठे हुए थे, उसको अच्छा नहीं लगा। उनको ये दिखने लग गया कि मलिक काफूर सुल्तान बनना चाह रहा है, मलिक काफूर की नीयत में खोट है। इसी कारण से अलाउद्दीन खिलजी का एक बॉडीगार्ड हुआ करता था, वफ़ादार बॉडीगार्ड हुआ करता था, उसने मलिक काफूर को मार दिया, मलिक काफूर को मार दिया। और इसके अलावा मुबारक शाह को कैद से छुड़ा लिया गया। हाँ, मैं ये आपको बताना भूल गया कि जो मलिक काफूर था, जब संरक्षक बनता है और शिहाबुद्दीन उमर सुल्तान बनता है, तो ये बाकी जो बचे हुए 3 भाई हैं ना, इनको कैद करवा दिया जाता है। इसमें खिज्र खां और सादी खां की तो आंखें निकलवा दी जाती हैं, अंधा कर दिया जाता है। मुबारक शाह को भी कैद कर लिया जाता है। लेकिन जो ही मलिक काफूर को मार दिया जाता है तो मुबारक शाह को छोड़ दिया गया और मुबारक शाह संरक्षक बन जाता है शिहाबुद्दीन उमर का कुछ हफ्तों के लिए। लेकिन उसके बाद शिहाबुद्दीन उमर को जेल भेज देता है मुबारक शाह, ग्वालियर की जेल में भेज देता है अंधा करवाकर। और 1316 ईस्वी के आखिरी महीनों में शिहाबुद्दीन उमर मर जाता है, शिहाबुद्दीन उमर की मृत्यु हो जाती है। सुल्तान बनता है मुबारक शाह, सुल्तान बनता है मुबारक शाह। सुल्तान जो मुबारक शाह बना था ना, उसने ये पूरा साम्राज्य चौपट कर दिया था। ये पूरा साम्राज्य मैप में आप जो देख रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा फैलाया गया था, बहुत कड़े नियम बनाए गए थे, सब चौपट करने वाला है मुबारक शाह। तो अब मुबारक शाह खिलजी सुल्तान बन जाता है, मात्र 17 से 18 वर्ष की आयु का था। आपको ये मालूम पड़ गया होगा कि शिहाबुद्दीन को इसने कैसे हटाया। और दिल्ली का ये पहला सुल्तान था बच्चों जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। मतलब खलीफा मतलब आप समझ पा रहे हैं ना, इस्लाम धर्म में जो कह सकते हैं एक तरीके से भगवान का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, जो भगवान को रिप्रेजेंट करता है, ये अपने आप को खलीफा घोषित किया था इसने। कई उपाधियाँ इसने ग्रहण की थी। एक जो महत्वपूर्ण उपाधि है, परीक्षा में पूछी जाती है, ये खलीफातुल्लाह उपाधि जो ग्रहण की थी, खलीफातुल्लाह की उपाधि ग्रहण की थी। मुबारक शाह खिलजी ये अलग मिजाज का था, एकदम रंगीन मिजाज का था। दरबार में कभी कभी ये नग्न अवस्था में दौड़ जाया करता था।
ये जियाउद्दीन बर्नी ने कहा है। जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख़ फ़िरोज़शाही में ऐसा लिखा है। और मुबारक हसन ये बहुत करीब था मुबारक शाह खिलजी का, मित्र हुआ करता था मुबारक शाह खिलजी का। इसे खुसरो खां की उपाधि दी थी मुबारक शाह खिलजी ने। मुबारक शाह खिलजी ने मुबारक हसन को खुसरो खां की उपाधि दी थी। मैं आपको बताऊं, याद दिला दूं थोड़ा सा आपको, अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में मालवा अभियान किया था, आपको मालूम ही है। इसी मालवा अभियान से कई हिंदू लोगों को पकड़ के लाया गया था। उसमें मुबारक हसन भी था। ये पहले हिंदू हुआ करता था, लेकिन दिल्ली आकर जब इसे पकड़ के लाया गया, इसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। अपनी काबिलियत के बदौलत ये ऊंचे ऊंचे पदों पर आने लग गया और मुबारक शाह खिलजी के टाइम पीरियड पर मुबारक शाह खिलजी के बहुत करीब आ गया और मुबारक शाह खिलजी ने इसको खुसरो खां की उपाधि दी थी। जो खुसरो खां था ये मूल रूप से हिंदू था और हिंदू के अंदर बिरादू जाति का था। कौन सी जाति का था? बिरादू जाति का था। और खुसरो खां था, इसके अलावा एक और गुलाम था हिसामुद्दीन। खुसरो खां और हिसामुद्दीन ये सुल्तान के साथ इनके एक तरीके से फ़िज़िकल रिलेशन थे। ये भी जियाउद्दीन बर्नी का कहना है। जियाउद्दीन बर्नी का कहना है कि खुसरो शाह और हिसामुद्दीन के साथ मुबारक शाह खिलजी के फ़िज़िकल रिलेशन थे। तो मुबारक शाह जो खिलजी था ये बाइसेक्सुअल था, ठीक है, बाइसेक्सुअल। इसकी इंटरेस्ट इसका जो है ज़्यादातर लड़कों में ही था। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो छीनी गई ज़मीनें हैं वो लोगों को वापस कर दी गई। मैंने बताया आपको ना, मुबारक शाह खिलजी ने सब चौपट कर दिया जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, जो अमीर वर्ग के लोग थे, धनी वर्ग लोग थे, उनसे ज़मीनें छीन ली थी, उनको गरीब कर दिया था ताकि वो सुल्तान के ख़िलाफ़ षड्यंत्र ना रच पाएँ। लेकिन मुबारक शाह खिलजी आया, इसने सबको ज़मीनें वापस कर दी, सबको सब कुछ वापस कर दिया, फिर से सबको अमीर कर दिया। और लगभग 17,000 से ज़्यादा, 17,000 से 18,000 के बीच में कुछ कैदी अलाउद्दीन खिलजी ने बंद कर रखे थे, उनको छोड़ दिया जाता है। उनको मुबारक शाह खिलजी के द्वारा छोड़ दिया जाता है। और जो सैलरी बहुत कम देता था अलाउद्दीन खिलजी, और वहीं पर मुबारक शाह खिलजी का टाइम पीरियड आया तो इसने सैलरी बहुत बढ़ा दी, 6 गुना सैलरी बढ़ा दी। इसने सैनिकों की जो सैलरी थी 6 गुना बढ़ा दी। और जो बाज़ार नियंत्रण व्यवस्था लागू की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, उसको भी समाप्त कर दिया। और जो कठोर दंड व्यवस्था थी और कठोर कर व्यवस्था थी वो भी समाप्त कर दी। टैक्स 50% लिया करता था, राजस्व जो भू राजस्व था 50% लेता था, ये सब समाप्त कर दिया। और कठोर दंड व्यवस्था थी, जैसे जितना भी सामान कोई कम तौल कर देता था उसके शरीर से, दुकानदार के शरीर से उतना ही मांस निकाल लिया जाया करता था। ये सब व्यवस्था समाप्त कर दी जाती है मुबारक शाह खिलजी के द्वारा। मुबारक शाह खिलजी के टाइम पीरियड पर कुछ अभियान इसने किए थे, गुजरात अभियान, देवगिरी अभियान, वारंगल अभियान। गुजरात में अल्प खां था। अल्प खां मैंने पहले भी आपको बताया था, अलाउद्दीन खिलजी का समधी हुआ करता था। जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है ना, तो अल्प खां को मारने के लिए जो आपका अलाउद्दीन खिलजी के जो बेहद करीब था मलिक काफूर, वो आइन उल मुल्क को भेज देता है। किसको भेजता है? आइन अल मुल्क को भेजता है, अल्प खां को मारने के लिए गुजरात में भेजता है। और आइन उल मुल्क देवगिरी का सूबेदार हुआ करता था। देवगिरी को संभालने के लिए आइन उल मुल्क को दिया गया था और मालवा का कुछ क्षेत्र संभालने के लिए दिया गया था। एक तरीके से गवर्नर था वहाँ का। तो आइन उल मुल्क को ऑर्डर दिया जाता है मलिक काफूर के द्वारा कि आप गुजरात में जाइए, अल्प खां की हत्या कीजिए, जो भी विद्रोह वहाँ हो रहे हैं समाप्त कीजिए। आइन उल मुल्क तैयार हो जाता है। आइन उल मुल्क जाता है गुजरात की तरफ, लेकिन ये रास्ते में ही पहुँचा था, चित्तौड़ के पास पहुँचा था। इसे खबर मिलती है कि मलिक काफूर की हत्या हो चुकी है, अब नया सुल्तान मुबारक शाह खिलजी हो चुका है। तो आइन उल मुल्क वहीं रुक जाता है। तो ये कहता है कि आगे मुझे मुबारक शाह खिलजी जो भी ऑर्डर देगा मैं वो करूँगा। तो मुबारक शाह खिलजी ने आइन उल मुल्क को मैसेज भिजवाया
कि हाँ आप गुजरात अभियान पे गए हैं वो पूरा कीजिए। तो आइनुल मुल्क ने अपना अभियान, गुजरात का अभियान ये पूरा किया। अल्प खां की हत्या कर दी गई। समझ में आ गया आपको? अल्प खां की हत्या की गई मुबारक शाह खिलजी के टाइम पीरियड पर ही, लेकिन गुजरात अभियान भेज दिया गया था मलिक काफूर के द्वारा। समझ में आ गया होगा आपको। अब आइन उल मुल्क देवगिरी छोड़कर जब जा रहा है तो देवगिरी पर भी विद्रोह होगा। देवगिरी में विद्रोह हो जाता है। हरपाल देव वहाँ के शासक होते हैं, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। ये हरपाल देव रामचंद्र के दामाद थे। रामचंद्र के दामाद थे। ज्यों ही आइन उल मुल्क वहाँ से जाते हैं तो हरपाल देव अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। लेकिन मुबारक शाह खिलजी खुद देवगिरी अभियान पर जाता है। हरपाल देव को मार दिया जाता है और फिर से देवगिरी पर अधिकार कर लिया जाता है। इसी प्रकार वारंगल में, यहाँ पे प्रताप रुद्र राजा थे, आपको मालूम ही है। तो जब प्रताप रुद्र को ये खबर मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी मारा जा चुका है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो चुकी है, बीमारी के कारण मृत्यु हो चुकी है, तो ये टैक्स देना बंद कर देते हैं। वारंगल के जो शासक, जो काकतीय वंश के जो शासक हैं प्रताप रुद्र, ये दिल्ली में टैक्स नहीं भिजवाते हैं। तो मुबारक शाह खिलजी के द्वारा अभियान भेजा गया वारंगल। तो उसके बाद प्रताप रुद्र ने टैक्स देना फिर से कंटिन्यू कर दिया था। तो होप आपको समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद मुबारक शाह खिलजी की हत्या इसी के मित्र ने कर दी थी। खुसरो खां ने इसकी हत्या कर दी थी। अब खुसरो खां 2 महीने के लिए सुल्तान बन जाता है। खुसरो खां 2 महीने के लिए सुल्तान बन जाता है और खुसरो खां की हत्या गयासुद्दीन तुगलक ने कर दी। और गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खां की हत्या की और दिल्ली सल्तनत का जो खिलजी वंश है वो समाप्त कर दिया। इसके बाद नया वंश आया जिसे हम तुगलक वंश कहते हैं, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गाजी मलिक के नाम से पहले जाना जाता था। जब ये सुल्तान बनता है तो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जाना जाता है। तो गयासुद्दीन तुगलक ने ही खिलजी वंश को समाप्त किया था खुसरो खां की हत्या करने के बाद। तो आपको समझ में आ गया होगा। ये 3 मुख्य तौर पर शासक है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए 5 शासक हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बाद शिहाबुद्दीन आ गया, फिर मुबारक खिलजी, मुबारक खिलजी के बाद 2 महीने के लिए खुसरो खां आया था। ये मूल रूप से पहले हिंदू हुआ करता था। ये मूल रूप से पहले हिंदू था, इसलिए बाद में इस्लाम धर्म कबूल किया था ये खुसरो खां। तो ये आपका खिलजी वंश समाप्त हो चुका है। क्लास नोट्स इसके पढ़ लीजिए श्री एजुकेशन ऐप से लेकर, तो आपका इतिहास पूरा बहुत अच्छा हो जाएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।